जिन लोगों ने 3 बजे से लॉगिन किया है, किन्हीं कारणों से अगर ऑडियो वीडियो गड़बड़ है तो बता दें मुझे। सभी लोग बाकी लोग ऑडियो वीडियो क्लियर? तो 6:30 बजे आज यूट्यूब लाइव भी है, बिल्कुल है। नए बैचेस के लिए है वो, नए बैचेस के लिए जो हमारे नए ऑफलाइन बैचेस शुरू हो रहे हैं, उनके लिए जो नए बच्चे जुड़ना चाहते हैं उनको भूगोल की रणनीति देने का प्लान है आप लोगों का, जिनकी क्लासेस चल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसकी करने की कोई खास जरूरत है। अन्यथा अगर आपके पास कुछ खास प्रश्न हो तो आप जरूर उसमें पूछ सकते हैं। आप अभी 2024 में दे रहे हैं, 25-26-27 में दे रहे हैं, तो वहाँ आप निश्चित रूप से ज्योग्राफी को लेकर आप जो भी सवाल पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। आज हम किस पे बात करने वाले? भारतीय कृषि का भौगोलिक पहलू। भारतीय कृषि का भौगोलिक पहलू हम देखने वाले हैं। भारतीय कृषि में आप बहुत सारी चीजों को देख चुके हैं, ठीक है। भारतीय कृषि में आप बहुत सारी चीजों को इकोनॉमिक्स की क्लास में देख चुके हैं। तो हम भारतीय कृषि में क्या करने वाले? क्रॉप्स, प्रमुख फसल की हम बात करेंगे। भारत इंडिया में लगभग 51 क्रॉप्स हैं। इनमें कुछ फूड क्रॉप्स हैं और कुछ नॉन फूड क्रॉप्स हैं। कुछ खाद्य फसलें हैं, खाद्यान्नों से जुड़ी हुई फसलें, और कुछ खाद्यान्नों से जुड़ी हुई नहीं है। तो वो सारी चीजें इसी में, ठीक है। तो हमारे पास 51 क्रॉप की अहम बात हुई। अब हम 51 क्रॉप तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, क्रॉप से जुड़ा हुआ डेटा, क्रॉप से जुड़ा हुआ डेटा जानकारी और कुछ समझने के लिए कुछ सिद्धांत। अगर वैसे तो बहुत से छात्र इसमें कोई सिद्धांत नहीं देखते हैं, बट अगर देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं उसकी भी हम बात करें, ठीक है। उसके बाद हम बात करें क्रॉप्स के बाद फसलों का जो पैटर्न है, क्रॉप से जुड़ी हुई इरिगेशन पर भी बात करेंगे। इरिगेशन यानी सिंचाई। अब सिंचाई की बात जब हम बात करते हैं तो हमारी कोशिश क्या रहेगी? हमारी कोशिश रहेगी यहाँ पर कुछ चीजों को क्षेत्रीय रूप से पढ़ें, क्षेत्रीय ज्योग्राफिकल रीजन्स। तो हम रीजन्स में पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। ये इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं है, इसलिए इसको क्षेत्र की तरह से देखें, ठीक है। तो ये हुआ इरिगेशन को भी हम भारत में एक क्षेत्रीय अध्ययन के रूप में इसको देखेंगे। और उसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न। तो किस प्रकार से हम अपनी फसलों को भारत में उगाई करते हैं, उनको उगाया जाता है, फसलों को किस तरह से मिश्रित खेती कहां पर होती है, बहुत सारी चीजें उस तरह से चलेंगी। और इसी में जनरल कृषि की भी बातें होंगी, जनरल एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज, उनकी भी हम बात करेंगे। लेकिन कोशिश क्या होगी? इनको भौगोलिक परिदृश्य में देखने की होगी, ज्योग्राफिकल देखने की होगी। जिन लोगों ने अर्थव्यवस्था में अगर कुछ एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कुछ किया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप उसमें पढ़ेंगे और उसमें जो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो भी करें, ठीक है। तो मुझे बताइए, फसल से जुड़ी हुई आपकी चुनौतियां। स्कूलों में फसल को हम कैसे देखते थे? जब फसलें आती है, मान लीजिए धान आया, राइस, गेहूं आया, व्हीट, मक्का आया, मेज, मोटा अनाज जिसे हम मिलेट कहते हैं। मिलेट, श्री अन्न की बात होती है आजकल, उसमें इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट चल रहा है। मिलेट क्या होते हैं? मोटा अनाज। अब मोटा अनाज में आपने देखा ज्वार, बाजरा, रागी, ऐसा देखा। ये सब खाद्यान्नों में आते हैं। खाने में ये अन्न की बात हमने की, ये मोस्टली क्या है? अन्न, या इन्हें हमने कहा फूड ग्रेन्स। इसी में हमारे पास दालें भी आती हैं। पल्सेस का मतलब दलहन। दलहन में कौन सी दालें हैं जो आप जानते हैं? तूर दाल, मसूर को अंग्रेजी में लेंटिल कहते हैं, चना, ग्राम इत्यादि। उसी के बाद हमारे पास तिलहन भी आते हैं। ऑयल सीड्स यानी तिलहन में क्या आता है? ऑयल सीड्स में क्या आ जाएगा? मशहूर जो है, आपने मूंगफली का तेल देखा है? मूंगफली का तेल, सरसों का तेल। मूंगफली क्या होती है? ग्राउंड नट, सरसों, मस्टर्ड, ठीक है। ये दो प्रमुख चलते हैं। प्रमुख तेल तो ये हो गए। उसके अलावा हम सनफ्लावर भी देख रहे हैं, सूरजमुखी, सनफ्लावर, स्टेफ्लावर, इसे कुसुम का पेड़ कहा जाता है। स्टेफ्लावर होता है, कैस्टर होता है, कैस्टर यानी अरंडी का तेल, और क्या है? नाइजर सीड, सेसमी, तिल का तेल इत्यादि। बहुत सारे। तो मुझे बात बताइए, तो स्कूलों से पढ़े आ रहे हैं, इनमें सबसे बड़ी चुनौती क्या रहती है? सर नारियल भी होगा, ठीक है, नारियल भी डाल लीजिए। ये जनरली ऑयल सीड्स की बात हो रही। नारियल को हम अलग प्लांटेशन क्रॉप में रखते हैं, ठीक है। रोपण कृषि जो होती है हमारी, सभी लोग, कुछ लोग सोयाबीन कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सोयाबीन भी आपने लिख लिया। अब ये तो बातें हुई, ये नाम मुझे आपको बताने नहीं थे, नाम बताने से कुछ नहीं होगा। ये बताइए कि स्कूलों से पढ़ाया जा रहा है इसको, और क्या है? स्कूलों से पढ़ाने के बाद भी हम देखते हैं कि जब परीक्षा आती है तो इनमें समस्या आती है। तो क्या समस्या आती है? जल्दी बताइए, क्या समस्या आती है? यहाँ क्या समस्या आती है? स्कूलों में पढ़ाया गया, मैंने केवल खाद्यान्नों की बात की जो खाए जाने वाले हैं। इसके अलावा जो है गैर खाद्यान्न क्रॉप भी होगी, जैसे हम बात कर रहे हैं कॉटन की, ठीक है, कपास की बात कर रहे हैं। गुरुजी ऐसे तो रटना ही पड़ता था सर, इनका हार्वेस्टिंग टाइम सर कब लगेंगे, कैसे लगेंगे, इनको कब उतारना है सर, कब करना है, इसका कितना उत्पादन है, कहाँ पर उत्पादन होता है, दिक्कत है कि नहीं? कहाँ पाए जाते हैं, किस मौसम में पाए जाते हैं, कहाँ का आंकड़ा सर याद करना होता था, याद नहीं रहता था। तो अब क्या गारंटी है कि आपको याद रहेगा? डेटा याद नहीं रहता। और इसीलिए बहुत सारे छात्रों ने तो कहा कि सर हमारा तो इकोनॉमिक्स में हो गया, हम क्या करना है? इकोनॉमिक्स में हो गया सर, क्या करना है? सर कौन से क्लाइमेट में हो जाए पूछ लेता कौन सी फसल को जो है 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं, उसमें तुषार या पाला नहीं पड़ना चाहिए। सर नहीं समझ में आता, सर भूल जाते हैं कौन सा कहाँ। सर रवि भी नहीं याद रहता, खरीफ भी नहीं याद रहता। स्कूल में सर डिटेल से नहीं बताते थे। अच्छा डिटेल बता देंगे तो क्या होगा? कुछ स्कूलों में डिटेल भी पढ़ाए थे, ठीक है। तो सभी लोग आज की क्लास एक इस तरह की सोच के साथ आ रही है कि आप न केवल ये चीज समझ लेंगे कहाँ पर है, और साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को और बताएंगे। आज आपका डर भी निकल जाए। तैयार है सब लोग? पूरे जोश के साथ तैयार है? तो अभी बाकी सब छोड़ दीजिए, बाकी सब भूल जाइए, क्या है वो क्या है। थोड़ी देर मेरे साथ रहेंगे, उसी चीज को जो मैं लिखवाता जा रहा हूँ लिखते चले जाएंगे। लिखने वाली चीजें लिख लेंगे और समझने वाली चीजें समझ लेंगे। इसमें मैं कुछ हरित क्रांति की भी बात करूंगा, मेरी तरह से बात करूंगा। अगर आपको पहले पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़े तो मेरा उद्देश्य समझिए, मेरा उद्देश्य ये है कि ये डर हमारा निकल जाना चाहिए। एक नहीं, सारी फसलें, जितनी संभव फसल आप सोच सकते हो सारी आज हम निकाल देंगे। तैयार? तो पहली बात, भारत में जब हम कृषि की बात करते हैं, तो कृषि जब भी आएगी तो कृषि क्या मैं कह सकता हूं प्राथमिक उद्योग है?
ये कृषि होती है। और इसी के साथ एक प्राथमिक गतिविधि और जुड़ी हुई है, वो है लाइफ स्टॉक, मवेशी, जिसके साथ हमारा उद्योग जुड़ता है पशुपालन। क्या जुड़ता है बच्चों? पशुपालन। तो वैसे जब कृषि की बात होती है तो कृषि में फसलें होती हैं और पशुपालन होता है, दोनों चीजों से मिलती है। तो पहले इस गतिविधि में कौन इन्वॉल्व है? प्रकृति इन्वॉल्व है, क्योंकि पशु भी हर जगह नहीं हो सकते, पशुओं की भी एक प्राकृतिक मांग होती है, एक प्रकार के तापमान में, एक प्रकार की वर्षा में। सो एन एनिमल विल आल्सो रिक्वायर सर्टेन फेवरेबल कंडीशंस ऑफ क्लाइमेट, सर्टेन फेवरेबल कंडीशंस ऑफ न्यूट्रिशन, सर्टेन फेवरेबल कंडीशंस ऑफ ह्यूमिडिटी, तो वो भी चाहिए। और भूमि की जो उपज है ये भी इस पर जुड़ी हुई है, दो चार चीजों पर जुड़ी हुई है। सॉइल पर पहला तो मृदा होनी चाहिए, मृदा कैसी हो? उर्वरक हो, मृदा उर्वरक होनी चाहिए। दूसरा मृदा के बाद जल, वाटर रिसोर्स, बड़ी बात है, जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता, मृदा और जल तो पृथ्वी पर मिल गए, लेकिन अब क्या करना है? खाना बनाना है, यानी प्रकाश संश्लेषण करना है, तो सनलाइट। सनलाइट का मतलब इंसोलेशन, सूर्य तप भी चाहिए। अब अच्छी मृदा जहां पर होगी वहां पर कुछ फसलें हो जाएंगी, जहां जल की उपलब्धता ज्यादा होगी वहां पर, और जहां कम होगी वहां कम हो जाएगी। तो ये सारे के सारे, ये सभी फैक्टर्स, ये सभी कारक असमान है, नॉन यूनिफॉर्म फैक्टर्स। अंग्रेजी में भी लिख रहा हूं, हिंदी में भी लिख रहा हूं, ये पूरे देश में समान नहीं है। सॉइल इज नॉट द सेम एवरीवेयर, वाटर अवेलेबिलिटी इज नॉट द सेम एवरीवेयर, सनलाइट अवेलेबिलिटी इज नॉट द सेम एवरीवेयर। ये किसके साथ बदलते हैं? ये स्थानिक व कालिक परिवर्तन इनमें होता रहता है, स्थानिक व कालिक परिवर्तन। सो स्पेशियल एंड टेम्पोरल वेरिएशन इसमें होता रहता है। ये तो मैंने पहली बात कही, और इस पे हमें जाने की जरूरत नहीं। जिसके छात्र को ये सारी चीजें कुछ नहीं करनी, ठीक है? जिसके छात्र को बस ये समझना है कि कृषि जो है, एग्रीकल्चर इज अ टॉपिक, एग्रीकल्चर इज अ टॉपिक जो कि प्रकृति से जुड़ा हुआ है, नेचर से जुड़ा हुआ है। नेचर के फैक्टर जहां पे फेवरेबल होंगे वहां पर एग्रीकल्चर अच्छा होगा, जहां फेवरेबल नहीं होंगे वहां पे एग्रीकल्चर कम होगा। अलग अलग फसलों का ज्योग्राफिकल कारण, अलग अलग फसलों का ज्योग्राफिकल कारण। अब इतने समय से, और इंडिया इज द साइट ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, हमारे यहाँ प्राचीन सभ्यताओं से धीरे धीरे क्या होता है कि हमने अपनी कृषि और पशुपालन को धीरे धीरे उसके हिसाब से अडेप्ट कर लिया है। तो आज भारत में कृषि के कितने सीजन है? 3 ऋतु, कृषि के 3 सीजन भारत में, 3 सीजन नाम सुने होंगे आपने, फिर मैं क्या नाम लिख देता हूं, खरीफ। सर ये तो मुझे पता है, आज बहुत सारी चीजें इसके बारे में पता चलेंगी। बच्चों यहाँ टेबल बनेगी इसके नीचे, तो थोड़ी जगह छोड़िएगा। खरीफ, खरीफ के बाद रबी, और यहाँ पर क्या है? जायद। 3 मौसम है सर, रबी, खरीफ, जायद, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इन मौसमों के बारे में आपका पूरा वर्ष जो है बांटने वाला हूँ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो जिन भी छात्रों ने कहा कि सर हमें याद नहीं रहता कि फसल की बुआई कब करनी है, कटाई कब करनी है, फसल पता कर लीजिए। जो खरीफ की फसल है वो कब की है? ये वर्षा के सीजन की, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ये हमारी क्या है? रेनी सीजन, वर्षा ऋतु है ये। कब? ग्रीष्म के उपरांत जून जुलाई में बहुत गर्मी होती है, बिल्कुल। जून जुलाई जैसे जैसे गर्मी हटती चली जाएगी तो उसकी जगह पर क्या आता चला जाएगा? गर्मी हटेगी और उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? हमारे पास पानी आएगा। खरीफ डन। तो ये हुआ खरीफ। रबी की बात करते हैं। रबी जो है ये हमारा सितंबर के बाद महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है? ये कौन सा मौसम हुआ भाई? ये हमारा मौसम हुआ, ये हमारा मौसम हुआ ठंडा, विंटर। ये ठंडा है और मुझे तो ये लगता है शुष्क भी है, क्योंकि बहुत सारी वर्षा इस समय नहीं होती, बहुत सारी वर्षा इस समय नहीं होती। सभी लोग क्लियर? तो जिन लोगों को याद करने में दिक्कत होती है तो भाई सुनो, जो फसल गर्म व आर्द्र दशाओं में होगी वो खरीफ फसल होगी। गर्म और आर्द्र मतलब वार्म एंड ह्यूमिड। और जो कोल्ड एंड एरिड होगी, कम पानी वाली फसल, वो यहाँ पर होगी। कम तापमान, कम पानी, टेम्परेचर कम, मॉइस्चर कम। जिस फसल को टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, मॉइस्चर ज्यादा चाहिए, नमी ज्यादा चाहिए, वो खरीफ में होगी, खरीफ में होगी। समझ में? ये दोनों भारत के मेजर सीजन हैं। क्या है ये? मेजर सीजन। मेजर मतलब ये एक प्रमुख सीजन है कृषि का, ये भी प्रमुख सीजन है कृषि का। तो सारे ही मेजर होते? नहीं, एक माइनर भी होता है, हल्का फुल्का, हल्का फुल्का माइनर सीजन। और ये वही मौसम है जो बच्चों आज चल रहा है, जो आज का मौसम है, मार्च, अप्रैल, मई। तो इसे आप माइनर सीजन क्यों कह रहे हैं? गर्म हो रहा है, लेकिन पानी ज्यादा नहीं होगा। गर्म हो रहा है, पानी ज्यादा नहीं होगा, तो ये सचमुच में देखा जाए तो ये ग्रीष्म ऋतु का है, समर सीजन। अब गर्मी भी है और पानी भी नहीं है, तो फसलें नहीं हो पाएंगी। तो आप क्या देखेंगे? वेयर विल द क्रॉप्स कम, वेयर विल द क्रॉप्स कम। तो आपने देखा होगा इस मौसम में क्या आता है? इस मौसम में आएगा आपका तरबूजा, ककड़ी, खीरा, फूट। ये सारी चीजें जो नदी के आसपास पैदा होंगी, नदी के आसपास कुछ फल सब्जियां होगी, उस तरह की फल सब्जी बेस्ट नहीं आ रही होती इस तरह, ठीक है? तो सम वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल आ जाएंगी, लेकिन ये गर्म और शुष्क है। तरबूज, खरबूजा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गर्म व शुष्क। तो ज्यादा फसलें यहाँ पर नहीं होती, तो पहला तो ये समझ में आया। क्या आपका पूरा का पूरा साल, जितने भी लोगों को चिंता थी कि सर ये कैसे होगा, और जो लोग ये नहीं समझ पाए JJAS क्या है, अरे भाई जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो महीने वाला डर निकला कि नहीं निकला कि सर कौन से महीने में क्या होगा? सर गंगा के तट के आसपास ज्यादातर अंकित दुबे जी या अनिकेत दुबे, जो भी है बेटा आपका नाम, वो गंगा सारी नदियां। भैया ये बताओ कि अगर ऊपर से पानी नहीं आने वाला, इफ द रेन इज नॉट गोइंग टू हैपन, तो कहां पर होगा? कोई भी नदी किनारे रेतीली मिट्टी में, रेतीली बालू में बहुत ज्यादा सघन कृषि भी नहीं हो सकती, बिकॉज़ इट इज अ सैंडी सॉइल। तो इसमें क्या आएंगे? इनको हम कहते हैं हम उनका टेक्निकल नाम भी भूल रहा हूं, बट ये जो फसलें आपकी खीरा, लौकी, तोरी आना शुरू हो गया कि नहीं? आना शुरू हो गया। उत्तर भारत में तो पीपल फ्रॉम नॉर्थ इंडिया वुड ऑलरेडी बी ऑब्जर्विंग दिस। आपका वाटरमेलन सब जगह आ गया है, खरबूजा, तरबूज आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो पहला तो ये हुआ मैंने यहाँ भी नदी के आसपास, तो हल्के फल और सब्जियां, फल सब्जी जो नदी किनारे मिल जाए वो आएगा, फल सब्जी। लेकिन बड़ी फसलों का मतलब क्या होता है? गेहूं, चावल, वो नहीं आने वाला है, ये इसके लिए। डन? आर वी डन? तो क्या सर पटना में हमेशा मिलता है खीरा? अरे बेटा पटना
रहा होता। तो जो भी लोग थोड़ा भी कृषि को जानते हैं उन्हें पता है कि ये बहुत ज्यादा बुआई और कटाई के मुख्य फसलों का मौसम नहीं है, ये प्रमुख फसल का मौसम ये। एक और चीज समझ में आई कि भाई यहाँ पर कैसी फसल के लिए उपयुक्त है ये मौसम, किस फसल के लिए? अप्रोप्रिएट फॉर व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप? अप्रोप्रिएट फॉर व्हिच क्रॉप? तो बेटा आपने सोचा नहीं होगा आपके लिए फसलें क्या है, धान, मक्का, गेहूं। मेरे लिए फसलें क्या है? मेरे लिए है उष्णकटिबंधीय फसल, ट्रॉपिकल क्रॉप, उष्ण फसलें। ये क्या होती है सर? अभी देख लेंगे। और यहां पर सर्दी वालियों को मैं क्या कहता हूं? मैं इनको टेम्परेट क्रॉप कहता हूं, शीतोष्ण फसलें। तो अभी तक जो मैंने आपको कहा कि चुपचाप जो है लिखते रहिए। सर गंगानगर हनुमानगढ़ में भी इसकी काफी खेती होती है जायद के मौसम में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारी बात थी, क्योंकि वहां पर नहर आ गई है तो नदी हुआ, नहर हुआ, सब जगह पर ये मिल जाएगा, सभी लोग मेरे साथ गलन तिलन अभी नहीं लेकर आ रहे। जो लोग गलन तिलन डाल रहे हैं, अभी आपका प्रकृति मीना जी कह रहे हैं गलन तिलन, बहुत सारी चीजें दिखाई दे जाएंगी। पहले तो मुझे बताइए रबी, खरीफ, जायद। जो लोग खेती नहीं जानते, अगर आपको खेती शुरू करनी है तो गर्मी में अगर शुरू कर रहे हैं तो कौन सी फसल लगाएंगे? शीतोष्ण या उष्ण? उष्ण लगाएंगे। क्यों? ये वो फसलें हैं जिनको तापमान भी ज्यादा चाहिए और नमी भी ज्यादा चाहिए, और ये वो फसलें हैं जिनको तापमान कम और नमी कम। सर लेकिन हमें तो पता ही नहीं कुछ, तो हम बता देते हैं आपको, एक उदाहरण दे देते हैं। ये जो आपका बच्चों धान है, राइस, इसको तापमान भी ज्यादा चाहिए और पानी भी बहुत ज्यादा चाहिए। तो धान कब बोया जाता है? आ गया जून जुलाई। इसकी पौध तैयार होंगी, पहले रोपित किया जाएगा प्लांटेशन में, फिर जाकर लिया जाएगा ये। तो अभी मई अप्रैल में तो धान नहीं लगाना भाई, बर्बाद हो गया। और ठंडे में ये बड़ा वाला बताता हूँ, गेहूं, वीट। तो वीट कहाँ लगेगा? वीट लगेगा टेम्परेट में। सभी लोगों को समझ में आ गया। जो लोग नहीं भी जानते, केवल इतनी जानकारी से पता चल जाएगा कि अगर आपको फसल के बारे में पता है, कौन सी ट्रॉपिकल फसल है, कौन सी टेम्परेट फसल है, केवल क्लास से ही आप स्थिति में हो जाएंगे। हाँ यार ये तो मैं बता सकता हूँ किस महीने में लगनी चाहिए, ये किन महीनों में लगनी चाहिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोगों ने शुरू कर दिया सर कपास, धान, ये वो, मौका दो, वो भी बता दूंगा, मौका दो, सब बताते जाऊँ। पर पहले मेरा विचार आने। अब इस विचार में, ये विचार तब तक अधूरा है बच्चों जब तक कि मैं इसमें भूगोल, ज्योग्राफी नहीं लाऊंगा। तो मुझे एक बात बताइए बच्चों, मैंने नीचे एक मानचित्र बनाया। क्या मैं जानता हूँ कि यहाँ पर कर्क रेखा है तो भारत का ये हिस्सा उष्ण है और ये हिस्सा उपोष्ण है? क्या मैं देख रहा हूँ कि मैं भारत में जैसे जैसे सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे दक्षिण से उत्तर की ओर जाऊंगा तो यहाँ पे तापमान कम हो जाएगा। तापमान कम होगा तो क्या आप देख सकते हैं कि जो ठंडी टेम्परेट क्रॉप है वो यहाँ लगाऊंगा और जो ट्रॉपिकल क्रॉप है वो यहाँ पर ज्यादा अच्छी चलेगी, सिर्फ इतने विचार से। क्योंकि भारत में तापमान अक्षांशीय रूप से अलग है। द टेम्परेचर चेंजेस फॉर ऑल द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। India lies in different temperature belts. So our peninsular India is in the tropical belt and the northern India is in the subtropical and to certain parts even in the temperate region. तो क्या हमारी फसल की का निर्णय मौसम के साथ और जगह के साथ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो एक बात बताओ मुझे, पंजाब को निर्णय लेना है, पंजाब को और तमिलनाडु को, कौन सा लेगा? जल्दी बताओ, पंजाब क्या होगा, तमिलनाडु क्या होगा? पहली बार अगर खेती सीख रहे हो तो जल्दी बताइए, पहली बार खेती सीख रहे हो, निर्णय लेना है तमिलनाडु को और पंजाब को, कौन सी फसल लगाएगा? अमन कह रहा है धान, अगर मूंग, अरहर, बेटा तब तक याद करेगा अमन कुमार, आसान वाला बता रहा हूँ। सर पंजाब गेहूं लगाएगा, तमिलनाडु धान लगाएगा। एकदम सही, एकदम सही, सही या नहीं? ठीक है, तो जो जिसका तो पहली चीज तो होगी ये। इसने क्या निर्धारित कर दिया? तापमान को निर्धारित कर दिया। सर सुनिए, आप गलत बता रहे हैं। सर मैं पंजाब से हूँ सर, और पंजाब में बहुत सारा धान का उत्पादन होता है। सर आपने तो गेहूं बताया। सुनो, ये तो प्रकृति ने दिया ना, उसके लिए पानी ज्यादा चाहिए था, तो पंजाब ने क्या किया? पंजाब ने प्रकृति से एक कदम आगे चले गए। उन्होंने कहा सुनो, हम सिंचाई से पानी लाएंगे और हम क्या करेंगे? हम धान भी लगाएंगे। तो पंजाब क्या कर रहा है? पंजाब धान भी लगा रहा है और क्या कर रहा है? और गेहूं भी। प्राकृतिक रूप से पंजाब किसके लिए बेटर है? प्राकृतिक रूप से, नियम के लिए पंजाब किसके लिए बेटर है? गेहूं के लिए। नियम गेहूं के लिए, ठीक है, समझ में? किसके लिए बेहतर है? गेहूं के लिए। लेकिन पंजाब के किसान के पास पैसा है, पंजाब के किसान के पास सिंचाई है, उसने कहा भाई देखो तापमान, गर्मी तो आती है ना, यहाँ पे लगाऊंगा धान और यहाँ पे लगाऊंगा गेहूं। लेकिन तमिलनाडु की बात करूं तो वो गेहूं नहीं सोचता है। तमिलनाडु अपने तीनों सीजन में, वो कहता है तीनों सीजन में, ठीक है, आपने सुना होगा 3 तरह के धान होते हैं, औस, अमान, बोरो, हो सकता है इकोनॉमिक्स में पढ़ाया हो, वो केवल धान ही लगाता है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? रुचि वर्मा भाई साहब ये तब से एक ही चीज छाप रही है, जाति करवाओगे कि नहीं करवाओगे, जनजाति करवाओगे कि नहीं करवाओगे, जनजाति करवाओगे कि नहीं करवाओगे। रुचि वर्मा इसमें रुचि दिखा दो। सभी लोगों को बताया 2011 के बाद भाई लोग सेंसस नहीं हुआ है, 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ है, नया सेंसस होगा, ये जानकारी तब आ जाएगी, उसके बाद ही एग्जाम में पूछेगा। यही है ना, बताया था अनुसूचित जाति, जनजातियां, धर्म आधारित चीजें नहीं बता रहा हूँ। रुचि तब से यही छाप रही है, जनजाति कराओगे, पर्चा वर्चा लीक हो गया क्या रुचि जी? कहीं आपको पता चला हो कि जनजाति से आने वाला है? अगर होगा तो पहले बता दो यार, क्योंकि जो पर्चा लीक करवा रहा है जूते से मारेंगे और अभी धरवा लेंगे। रुचि जी क्लास शुरू होने से पहले से छाप रही है, मेरी टीम ने बताया सब जनजाति पूछ रहा है, तब से जनजाति पे अड़ी हुई है। तो जनजाति हो गया इंडियन सोसाइटी में, मोनी सिंह कह रही है जनजातियों के नाम और उनके जो सामाजिक वो है, ताना बना है, वो तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा? मेरा आना था भाई पॉपुलेशन में कितना उनका वो है, नंबर है, वो मैंने बोल दिया। रुचि जी का कोई रुचि नहीं है इसमें, कृषि में पर्चा लीक हो चुका है भाई, केवल जनजाति पे सवाल आ रहा है, समझ लो, कोई टेंशन। मैडम रुचि थोड़ी रुचि लीजिए, काम आ जाएगा। सच में बढ़िया क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में भी है मैडम, मेंस में भी है, और सच बताऊं मैडम इंटरव्यू में भी है। कावड़ तो है, ट्राई करो मैडम, ये भी काम का है। जो और जनजाति के चाहने वाले लोग, उनकी सूची जो है किताब में लिख दी, जहां पर सच में चीजें सर अच्छे से इंडियन सोसाइटी में सर ने बहुत अच्छा कराया, सर पांडे सर ने पूरा डिटेल से कराया, दोनों बैच ने लिख दिया। लेकिन तब से एक ही चैट, जनजाति। तो मैं वही सोचने में मजबूर हूं, क्या हो गया? पर्चा लीक हो गया, क्या हो गया? बता दो। अब सर कृषि पर बताओ, कृषि की किताब लेकर आए मास्टर जी, आज खोल रहे हैं, ये अपने में क्यों भाई? ऐसे होते जिनकी गरारी फंस जाती है, फिर कुछ और कर ले मास्टर जी, और पता क्या होगा? उसके बाद उल्टा सीधा लिखना शुरू करेंगे।
जोड़ के बोला रुचि जी, इसमें रुचि ले लीजिए, ठीक है। हाथ पहले जुड़वा लेते हैं, हम उनसे ज़्यादा क्या ही कहें। तो बच्चों कितना लॉजिक यहाँ पे सबको समझ में आया? सबको क्या लॉजिक समझ में आया? फसल और मौसम दोनों जुड़े हुए हैं। मौसम क्या निर्धारित करता है भाई? तापमान कैसा होगा, पानी कैसा होगा, ये। और भूगोल क्या निर्धारित करता है? तापमान कैसा होगा। लेकिन 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 अगर हम लोग उसमें मानव अपनी सिंचाई ले आया, बहुत चीजें ले आया, तो हम प्रकृति के ऊपर भी जा सकते हैं। तो पहला यहाँ तक क्लियर, पहला क्लियर, ठीक है। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं सर आप ये डाउट क्यों लेते हो ऐसा वाला? तो पहली बात तो आई एम श्योर आपको 30 सेकंड के लिए थोड़ी क्लास आसान भी हो गई होगी, थोड़ा क्लास में हंसने का मौका मिला होगा। दूसरी बात ये है कि अगर रुचि एक ही बार लिखती है तो मैं कभी डाउट नहीं लेता। आज 3 बजे से पहले से यही चल रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार। और सोचो क्लास हो गया 3:45 होने को आया बच्चे, अगर कोई छात्र इसी में फंसा हुआ है और बार बार मार रहा है डाउट, तो क्या शिक्षक को एक बार बोलना चाहिए बेटा, है ना? तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। चलिए अब हम आ जाते हैं इसकी चाबी को और आगे बढ़ाने। अब चाबी को बढ़ाने का सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आपके पास कॉपी है, कॉपी में पेज होगा, एक पेज लीजिए और पेज को घुमा लीजिए, घुमा लिया, पेज को घुमा लीजिए, घुमा लिया, बहुत अच्छी बात है। अब एक मजेदार काम करते हैं, आपका जीवन आसान करेंगे। लेफ्ट में लिखेंगे ट्रॉपिकल क्रॉप, नहीं इसको कहते हैं सीरियल नंबर और श्रेणी, फसल प्रकार। टेबल बना रहा हूँ, बढ़िया टेबल है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्रॉप टाइप, क्रॉप टाइप, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे ट्रॉपिकल, क्रॉप टाइप, ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल क्या होता है? उष्ण फसल, है ना। और एक और बीच में कैटेगरी लगाएंगे, इधर लगाएंगे टेम्परेट। इसको क्या लगाए? टेम्परेट। टेम्परेट मतलब शीतोष्ण। तो हम एक ही बार में सारी फसलों को बढ़िया से कर लेते हैं, सारी फसलों को बढ़िया से कर लेते हैं, कर ले, है ना। तो यहाँ पर मैंने एक बीच में लगाया, वैसे मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट कभी सब ट्रॉपिकल, उपोष्ण बना टेबल, उपोष्ण। तो पहले मैं देखना चाहता हूँ बच्चों खाद्यान्न, खाद्यान्नों में मैं पहले अन्न देखना चाहता हूँ। अन्न, इसे अनाज भी कहते हैं, अन्न या अनाज। तो अब हमारे पास दो बड़ी चीजें हैं, पहला क्या है? पहला है धान, दूसरा है गेहूं। बताइए गेहूं कौन सा है? गेहूं ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है? गेहूं ट्रॉपिकल है या टेम्परेट है? सर गेहूं टेम्परेट है, गेहूं टेम्परेट है, व्हीट टेम्परेट है। तो ये यहाँ लगेगा, यहाँ लिख दिया टेम्परेट। सभी लोग कोई ट्रॉपिकल कह रहा है, फिर से बता रहा हूँ, गेहूं ठंडे में होता है, यहाँ लिखवाया था, अभी भी लोग गैस मार रहे हैं, इसलिए ताकि जो भी गैस गलत भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, ट्रॉपिकल बता रहे हैं गेहूं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? धान, धान जो लोग चावल कहते हैं, चावल, चावल, राई। तो अगर हम अन्न की बात करते हैं, अनाज की बात करते हैं, अनाज एक मोटी टर्म है, तो उसमें धान कहां पर हुआ? यहाँ पर। और ये, और इसमें क्या समझाना चाहता हूं? ट्रॉपिकल क्रॉप क्या होगी? ट्रॉपिकल क्रॉप वो होंगी जिनको क्या चीज चाहिए? गर्म चाहिए। मेरे ख्याल से तापमान इनमें 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 20 से भी ज्यादा, मैं तो कहूंगा 20 से 24 यहाँ तक चले जाए, ये लगभग 20 के आसपास, 20 से 22, ये 20 से 26 ले लो। और यहाँ पर तापमान 18 से नीचे भी चला जाएगा तो भी चलेगा। तापमान की बता, यहाँ वर्षा खूब होनी चाहिए भाई, यहाँ वर्षा खूब होनी चाहिए, वर्षा खूब होनी चाहिए, कम से कम 100 सेंटीमीटर से तो ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पर 100 सेंटीमीटर के 100 सेंटीमीटर और उससे थोड़ा नीचे भी चल जाएगी, ठीक है। 100 सेंटीमीटर से नीचे तो इसको हम 70 से 90 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। तो मजेदार बात क्या है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। अब हमें पता चल गया कि इसमें जो भी आने वाले हैं ये 20-22, इसको हम 22 लिख देते हैं, 22 से ऊपर ही होने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा अगर आपको तापमान किसी का याद नहीं भी रहता है तो आपको पता है ट्रॉपिकल क्रॉप है, ट्रॉपिकल क्रॉप का काम मिल जाएगा, है कि नहीं? है नहीं, ठीक है। अच्छा गेहूं तो हमें समझ में आई गया, पहाड़ों पर बार्ले भी होता है। क्या होता है बच्चों? बार्ले। बार्ले क्या होता है? अंग्रेजी में जौ कहते हैं ना इसको, क्यों नहीं सफेद हो जा रहे हो? बार्ले, इसका रंग ऐसे लगते हैं, बार्ले। जौ सुना है आपने? जौ, ओट्स और राई, ये ना मोटे अनाज है, इनको मोटे अनाज को या फिर ऐसे रखता हूँ, इसको अभी नहीं रखता, थोड़ा कंफ्यूजन होगा। गेहूं और चावल, क्लियर हो गया सबको? गेहूं और चावल के बीच की एक फसल है जो ना तो ट्रॉपिकल में आती है ना इसमें आती है, ये आपकी है मक्का। मेज, मक्का खाते कि नहीं खाते? मक्की की रोटी, सरसों का साग, वो मक्का। सर मैंने नहीं खाई सर मक्की की रोटी, कोई बात नहीं, अगली बार सिनेमा हॉल में वो पॉपकॉर्न खाओगे, अकेले खाओगे उनके साथ खाओगे अलग बात है, पॉपकॉर्न खाओगे तो मक्का ही है। ये सब खाद्यान्न हो गए, ओके सभी लोग। तो गर्म पानी वाले क्षेत्र में ये, इधर ठंडा कम पानी, और ये क्या है? मक्का। कुछ ये भी है, ये भी मक्का बीच का है, ये ज्यादा टॉलरेंस का है, मक्का के बाद ज्यादा हुआ है, ठीक है डन। अब क्या करते हैं खाद्यान्न में? यहाँ पर करते हैं मोटा अनाज। खाद्यान्न में ही पहला तो अनाज था, अब दूसरा है मोटा अनाज, मोटा अनाज। अंग्रेजी में नहीं लिखा, सॉरी, फूड ग्रेन्स, ठीक है, फूड ग्रेन्स हो गया यहाँ पर, ये अन्न हो गया। मोटा अनाज का मतलब होता है अंग्रेजी में बच्चों मिलेट। सो मोटा अनाज में आप लोगों के लिए लिख के दे रहा हूँ यहाँ पर ज्वार, बाजरा, रागी, ज्वार, बाजरा, रागी, तीन, ज्वार, बाजरा, रागी। इधर जौ, बार्ले, जौ हो गया, ओट्स हो गया, राई। तो इसको हिंदी में लिखे, अरे हिंदी में भी ज्वार, बाजरा, रागी तो लिखोगे, वहां पर भी ओट्स, बार्ले लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ज्वार, बाजरा, रागी। यहाँ पर क्या करेंगे? जौ लिखो, जौ, ओट्स, कोई टेंशन। सपना कुमारी कह रही रागी किसे कहते हैं? बेटा रागी को रागी कहते हैं, वैसे बहुत से लोग इसे मड़ुआ भी कहते हैं। अब ये वाला खेल शुरू हो जाएगा कि नहीं? दो सपना है, एक सपना कुमारी लिखी रागी किसे कहते हैं, उसके बाद सपना विद डबल ए वो लिखी रागी क्या है। रागी क्या है इसे पहली बार सुना है, तो मौका है क्लास के बाद थोड़ा और जान लीजिएगा, है ना। रागी को आप मड़ुआ के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। मोटा अनाज, मोटा अनाज के बाद अब आते हैं दलहन पर, पल्सेस। पहला ये हो गया, दूसरा
कौन सी होती हैं? तो भारत में दो प्रमुख दालें हैं बच्चों, भारत में दो प्रमुख दालें हैं। तो जो गर्मी में उगाई जाती है वो है तूर दाल। कौन सी दाल? तूर दाल, जिसको आप अरहर के नाम से जानते हैं, अरहर। और यहाँ पर कौन सा है? चना, चना दाल, ग्राम, ठीक है, अंग्रेजी में भी तूर आएगा। ये दोनों मिलकर, ये दोनों दालें भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं, ये दोनों मिलकर 60% हो जाती है। ये दोनों ही मिलकर, ये दोनों दालें मिलकर बच्चों 50-60%। इसलिए जो लोग मूंग दाल और बाकी दाल कर रहे हो, लीजिए, दो प्रमुख दालें मैंने आपकी कर दी, दो प्रमुख दालें मैंने आपकी कर दी। तीसरा, तीसरा है बच्चों ऑयल सीड्स, इसको हम कहते हैं तिलहन। तिलहन में जल्दी से बताओ, पंजाब के बच्चे अगर यहाँ पर होते हो तो पंजाब में क्या मशहूर है? पंजाब में कौन से तेल की फसल मशहूर है? फिल्मों में बहुत आती है, फिल्मों में बहुत आती है। पंजाब के खेत, किसके खेत? पंजाब के किसके खेत? सरसों के खेत। तो सरसों और पंजाब, पंजाब कहाँ पे बच्चों? नॉर्थ में, साउथ में? सर नॉर्थ में। पंजाब में कैसी आबोहवा है? ट्रॉपिकल या टेम्परेट? सर टेम्परेट। सरसों, सरसों मीन्स मस्टर्ड। और यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर है बच्चों मूंगफली। महाराष्ट्र वाले जो बच्चे महाराष्ट्र से मुझे सुन रहे हैं, महाराष्ट्र पीपल, सिंगदाना, ग्राउंडनट ऑयल। गुजरात महाराष्ट्र में कौन सा आएगा? तो आप गुजरात महाराष्ट्र में अगर खाना खा रहे हैं तो तला किसमें जा रहा होता है? वो तला जा रहा होता है मूंगफली के तेल। और पंजाब की तरफ जाइए तो सरसों का तेल, सरसों का साग, सरसों से ही तेल निकलेगा, सरसों के तेल। पंजाब में राजमा चावल खाओगे, मजे सरसों के तेल बनेगी। दक्षिण भारत में जाओगे तो दक्षिण भारत में फसल बदल गई, ऑयल सीड बदल गया। चलो क्लियर? अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बिना पढ़ाए पूछूं मूंगफली, मूंगफली कौन से मौसम में उगाई जाती है? कौन बताएगा? मूंगफली कौन से मौसम में? मूंगफली कौन से मौसम में? मूंगफली कौन से मौसम? सर पता नहीं सर। अरे मूंगफली ट्रॉपिकल क्रॉप है, गर्म और आर्द्र मौसम। वो कौन सा गर्म और आर्द्र? सर वो तो खरीफ है, बहुत अच्छी बात है। और सरसों कौन सी फसल है? सरसों कहाँ पर होगी? सरसों रबी क्रॉप है। अब आप रटते हो खरीफ और रबी, बैठ के लाइन से रट रहे हो, भूल जाते हैं खरीफ में ये 5 क्रॉप। अरे ये सारी की सारी खरीफ है, ये आपके सामने खड़ा है, सब मामला खरीफ है। इनकी बुआई कब होगी? खरीफ में होगी। इनकी बुआई खरीफ में होगी, इनकी बुआई रबी में होगी। मेजर यहाँ पर क्योंकि हम अभी देखते हैं। अब हम देखते हैं रेशेदार फसल। रेशा, रेशा मतलब फाइबर। तो फाइबर की सबसे इंपॉर्टेंट फसल भारत में कौन सी है जिसमें धागा निकले? सर वो है हमारा कपास। अब बताना पड़ेगा कि कॉटन कब ग्रो किया जाता है बच्चों? कॉटन ट्रॉपिकल है, कॉटन ट्रॉपिकल है, ब्लू कॉटन ट्रॉपिकल होगा कपास। सर वहां पर कुछ नहीं होता है, वहां पर कुछ होता है कि नहीं होता? कॉटन होता है। और एक और चीज होती है यहाँ पे, जूट। पश्चिम बंगाल में आपने जूट सुना कि नहीं सुना? जूट। अगर हम इस तरफ आते हैं ठंडे में तो यहाँ पर जो होती है वो फ्लैक्स होती है। फ्लैक्स, फ्लैक्स आपकी चादरें बनती हैं, फ्लैक्स रस्सियां बनती हैं, रस्सी इससे बनती है कपास। और जूट से झोले बनते हैं, जूट के झोले कपास। सभी लोगों को 4 मिल गए, 4 मिल गए। अच्छा, अब थोड़ा सा मुंह मीठा किया जाए, मुंह मीठा कर ले तो स्वीट 5 में। अब इसको मीठे में मैं क्या डालूं? तो मीठे में मैं आप लोग डालना चाहता हूँ यहाँ पर गन्ना। गन्ना यहाँ पर शुगर केन इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप। तो भारत में चीनी किससे बनती है? भारत में चीनी किससे बनती है बच्चों? भारत में चीनी किससे बनती है? सर गन्ने से बनती है, गन्ने से बनती है। यूरोप में चीनी किससे बनती है? यूरोप में चीनी किससे बनती है? तो गन्ने से तो बनेगी चीनी भाई, वहाँ गन्ना नहीं होता है, वहाँ पे गन्ना हो ही नहीं सकता है, ट्रॉपिकल क्रॉप है। शुगर बीट, शुगर बीट क्या होती है? शुगर बीट या बीट शुगर सुना आपने? शकरकंदी। तो गन्ना जो आपने सुना, सर क्यूबा इज द बोल ऑफ शुगर, चीनी का कटोरा। क्यूबा, क्यूबा द्वीप क्यों कहा जाता है उसे? ट्रॉपिकल है। और ये जो आपको नियम बता रहा हूं बच्चे, भारत के लिए नहीं है, ये भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। जो नियम बता दिए ये पूरे विश्व के लिए है। सर शकरकंद से होता है, बिल्कुल सही कहा आपने, शकरकंद से होता है, समझ में आया? अच्छा एक और चीज आपका प्रिय, इसको मैं कहूंगा ट्यूबर क्रॉप। ट्यूबर क्रॉप मतलब जड़ वाली फसल। किस फसल की जड़ आप और मैं खाते हैं? किस फसल की जड़ आप और मैं खाते हैं? बहुत मन से खाते हैं, जिसके बिना हमारा खाना अधूरा है। आलू, पोटैटो, आपका प्यारा आलू इसमें आता है। सर आलू ठंडे के लिए? हाँ जी बिल्कुल, आलू ठंडे के लिए। सो गर्म के लिए क्या है? गर्म के लिए है बच्चों, गर्म वाले के लिए यैम, टैपियोका। मेरी शीट पूरी हो गई है, आप लोगों की नीचे होगी यैम और टैपियोका। सर ये मूली गाजर बेटा, ये फसलें जो है, ये सब्जियां फल, ये तो सीजन के हिसाब से हो जाएंगे, वो भी करवा देता हूं। यहाँ तक हुआ कि नहीं हुआ? सर आप क्रॉप के उगाने का टाइम बता रहे हो क्या? बेटा मैं क्रॉप के उगाने का टाइम भी बता रहा हूँ, मैं क्रॉप के तापमान भी बता रहा हूँ, मैं क्रॉप का पानी भी बता रहा हूँ। क्यों अंजलि जी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आलू कहाँ पर है? सर्दी में, सर्दी में। और ये क्या है? यैम और टैपियोका। तो यैम आपका होगा जिमीकंद या सूरन, जिसे आप कहते हैं, सूरन कहते हैं, सूरन, जिमीकंद, सूरन। और आजकल जो लोग नवरात्र में हैं, नवरात्र में क्या खा रहे हो? नवरात्र में क्या खा रहे हो? साबूदाना, साबूदाना खा रहे हो? वो टैपियोका से बनता है, टैपियोका, टैपियोका, साबूदाना। सर मैंने कभी यैम टैपियोका नहीं देखा, सब देखा है, तुम्हें नाम नहीं पता था। यैम वो जो जिमीकंद होता है, जिसे कुछ जगहों पे पत्थर भी कहा जाता है, या सूरन कहा जाता है, जिसकी सब्जी बनती गले में लगती है थोड़ी, वो आपका यैम हो गया। टैपियोका क्या? वो जो छोटी छोटी गोलियां साबूदाना की होती हैं। वो साबूदाना कहाँ पे लगता है? पेड़ पे लगता है। साबूदाना पेड़ पे नहीं लगता है, ये पेड़ की जड़ होती है, आलू की तरह जड़ होती है। उस जड़ को घिसकर, उसका रस निकालकर, उसका सारा का सारा सुखाकर, उसका जो पाउडर बनता है, उस पाउडर को बना देते हैं गोलियां, और फिर आपको दी जाती है। सभी लोग क्लियर? यैम टैपियोका। तो मेरे यहाँ सूरन खाया जाता है, पूरे देश में, तुम भारत में रहते हो, कितने लोगों को यैम, कसावा, टैपियोका, कसावा भी लिख लो, कसावा भी लिख लो। लवली तो हम कह रहे जिमीकंद क्या होता है? लवली कहाँ फंसा है जिमीकंद में यार, खाना जो खा रहा है। यैम, कसावा, टैपियोका। तो बच्चे मैंने भारत के लिए बनाया, विश्व के लिए बनाया? भारत के लिए बनाया, विश्व के लिए बनाया? डन, डन हो गया। 1 2 3 4 5 6 तक हो गए, 6 तक हो गए। कुछ और करना है मुझे ट्रॉपिकल में, मेरे पास और भी चीजें। तो ट्रॉपिकल में, ट्रॉपिकल आपका तो टेबल में जगह बची होगी ना, ट्रॉपिकल टेम्परेट। जल्दी से बता दीजिए फल, गर्मी के फल बता दीजिए और
जाएगा और क्या गर्मियों में बनाना तो चल ही रहा है, केला चल रहा है तो केला सारे वर्ष आ रहा है बिल्कुल, अब तो सभी चीजें हो जाएंगी। अमरूद आएगा तो अमरूद मेरे यहाँ सर्दी में भी होता है यार, अमरूद गर्मी में भी होता है, सर्दी में भी होता है, मेजर सीजन उसका ठीक है। अमरूद, लीची, मैंगो और ये एक सीजन में थोड़ी लगते हैं। एक बात बताइए, अब एक बात बताइए, वृक्षारोपण जो होता है आम के क्या होता है, आम के बागान होते हैं ना, बाग कैसे थोड़ी आम लगाया काट दिया, वो तो पेड़ लगा हुआ लंबी अवधि तक फसल देता रहेगा कि नहीं देता रहेगा, है ना। कोई कह रहा है वाटरमेलन, मस्क मेलन, बेटा ये जो मेलन जितने भी है ना, मेलन जो भी आप बात कर रहे हो, खरबूजे तरबूजे, इसको कहाँ पे छोड़ दें, जायद में छोड़ दें, तरबूजा तरबूजा जायद में, तरबूज खरबूजा, फूट, अरे फूट क्या होती है, अरे फूट फूट खा के पता चलती है वो फूट होती है, वरना भूल जाओ, कोई टेंशन नहीं। और देखो और ठंड में शुगर केन, तृप्ति अभी भी शुगर केन को फल मान रही है। तृप्ति बेटा ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो शादी या विवाह के आयोजन में फलों के नाम पे गन्ना भिजवा दो। कुछ लोग जोश जोश में हो जाते हैं, अस्पताल में पहुंचे बीमार का हाल देखने के लिए क्या लाए, फल लाए, गन्ने लेकर आए, गन्ने मत ले जाना, गन्ना इस फसल में आता है, किस फसल में आता है, गन्ना कमर्शियल फसल में आता है, कहाँ गया गन्ना, गन्ना कहाँ गया, यहीं पे तो था, चीनी बनाई थी भी, हाँ सबसे नीचे, इधर शकरकंदी और गन्ना, गन्ना फल लेकर जा रही है, ना ना बीमार को गन्ना मत देकर आना, लो जी आप बीमार थे आपके लिए फल लेकर आए, गन्ने मत करना। तो इतनी बात बता रही है, फसल को छोड़ के फल पाए तो अब फिर गन्ना लेकर आए, गन्ना। चलिए तो प्रमुख जो है ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अनानास भी होता है, आना शुरू हो जाएगा कि नहीं, अनानास, पाइनएप्पल विल आल्सो कम हियर। अच्छा सर्दी वाला बताइए, नहीं तो गन्ना सुन के तो मेरे वो उड़ गए हैं, तुम लोग मेरे को सुनाने के लिए, ठीक है, गन्ना लेके जा रहे हैं, मोहब्बत में कई लोग फल के नाम पे गन्ना ही दे रहे हैं, एकदम रिश्ता टूट जाएगा वहीं पर, ये वाला मत करना। हाँ जी सर गर्मी में जामुन भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, जामुन भी आएंगे, इधर वाला यहाँ पर क्या है, टेम्परेट में क्या है, सेब आएगा, सर्दी में सेब आने लगता है कि नहीं, सेब आएगा, प्लम आएगा, सेब प्लम आलू बुखारा, और क्या है, एप्रिकॉट, एप्रिकॉट खुमानी आने वाली है, ठीक है, और क्या आएंगी, बहुत सारी बेरीज आएंगी, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, ये सारी चीजें बेरी कहाँ पर आती हैं, सर्दी में। सर ये बीच में कौन सा है, अरे बीच में आता है, इन दोनों के बीच में ना बहुत गर्म ना ठंडा, अब क्या आ जाएंगे संतरे, और क्या आएगी अंजीर, अंजीर वैसे भारत में ज्यादा नहीं हो रही है, नींबू, नींबू तो फल नहीं है, फिर आप बोलोगे नींबू, अंगूर, पता चला सर से सुना फल है और जाके नींबू गिफ्ट में लेकर आ रहा है, बन गया सभी लोग। इन दोनों के बीच का सब ट्रॉपिकल ये हो गया। ये क्यों करवाया बच्चों, ये इसलिए करवाया है कि जो आप लोगों को कहीं पर भी, आप लोगों को कहीं पर भी लगे कि कौन सी फसल का कौन सा समय होगा, किस तरह का तापमान उसे चाहिए, या इस टेबल को देखेंगे सभी लोग, क्या टेबल से हमें काफी चीजें मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी। एक मैं आखिरी चीज और डालना चाहता हूँ यहाँ पे, रोपण खेती में, रोपण खेती, प्लांटेशन। अब ये सारे के सारे बच्चों यहीं पर हैं, सारे के सारे प्लांटेशन जो है ये गर्म गर्म और पानी वाले क्षेत्रों में है। चाय, कॉफी, टी, कॉफी, आपने कहवा भी सुना है, कोकोआ, कोकोआ जिससे चॉकलेट बनती है, कहवा, स्पाइसेस, मसाले जो नीलगिरी में होते हैं, रबर का प्लांट, रबर और कोकोनट, ये सारे बच्चों ये कौन से हैं, ट्रॉपिकल है, गर्म भी है, पानी भी चाहिए। रिफ्लेक्स कैसा होता है, रेशेदार इसके वो होते हैं, तने होते हैं, उनसे रेशा निकाला जाता है। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया बच्चों, अभी हमने लिया मौसम और फसलों को। अब मुझे बताइए अगर मैं आपका एक टेस्ट लेना चाहूँ तो यहाँ पे खरीफ में क्या क्या फसल याद आती है, आप देख टेस्ट लें आपका, खरीफ में क्या क्या फसल याद आती है। अब टेबल सोचिएगा, बेकार में कुछ रटने की सोचिएगा नहीं, खरीफ में सोचिए क्या क्या थी, अन्न क्या होगा, मोटे अनाज क्या होंगे, जल्दी से टेबल पे यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पर नहीं लिखना है, जल्दी सोचिए कितने लोगों को याद आ रहा है। रबी भी याद कर लीजिए उसके साथ, खरीफ और रबी, रबी कब का होगा, ठंडी का होगा, ठंडी का होगा तो कब से होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये कब होगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। गर्मी में पानी भी चाहिए, बरसात भी चाहिए। ये कह रहा है सर मसालों की क्या रुपाई होती है, अरे भाई दिमाग तो लगाएगा कि नहीं बच्चों, इलायची मसाला है कि नहीं, लौंग मसाला है कि नहीं है, लौंग मसाला है कि नहीं है, दालचीनी मसाला है कि नहीं। एक चाचा पूछे कि सर मसालों की भी क्या रुपाई होती है, ना ना बेटा एमडीएच वाले अंकल जो आते दद्दू वही बनाते थे, ये वाले ना रसोई में कभी गए हैं, ना रसोई देखी है, ना इन्होंने कभी साबुत धनिया देखा है, ना इन्होंने कभी जीरा देखा है, क्या इनकी रुपाई होती है, ना बेटा ये तो पैकेट बंद ही ऊपर से भेज रहे हैं, होली दिवाली ईद पे भगवान ऊपर से भेज दिया, लेटा आपके पैकेट, मम्मा से पूछना, पूछ रहा है क्या इनकी रुपाई होती है मसालों की, काली मिर्च, मतलब ऐसे ऐसे आते हैं, इनको तो एनआरआई भी कहते हुए डर लगता है, मतलब बाकी लोगों का तो सब मसाले पे ही चलता है। यहाँ तक कि हमने अपने दक्षिण के पहाड़ियों का नाम तक नीलगिरी तक नाम नीलगिरी के नीचे इलायची के पहाड़ कर दिया। चाचा कह रहे हैं क्या मसालों की रुपाई होती है, ना 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 पैकिंग होती, पैकिंग पैकिंग। भगवान ऐसे दिवाली पे बांटे, चलिए हिंदुस्तान में चलिए दिवाली पर ये मसाला भेज रहा है, ईद आ रहा है, ईद पर मसाला भेजा जा रहा है, अभी रात को गिरेगा तेजपत्ता, दवा के ऊपर से तेजपत्ता, यहीं पे रुपाई कहाँ होती है। और सोचो हजारों में हजारों लोगों के उसमें ये पूछ भी लेता डाउट, हजारों लोगों के उसमें डाउट भी पूछ लेता, सोचो हजारों लोग क्या मतलब भाई साहब कहाँ से आते हैं महापुरुष, सोच के देखिएगा। मसालों की रुपाई होती है क्या, इनका होता क्या है, मास्टर मसाले लिखना है, ये तो हमको ज्यादा आता है, आप तुमको ज्यादा आता है, हम देखना चाहते हैं इलायची कहाँ से आ रही है, इलायची कहाँ से आ रही है, कौन धर्म से कौन से भगवान भेज रहे हैं, ये बढ़िया है। वापस आ जाए, चलिए 30 सेकंड भाई ने ले लिए कि मसाले की रुपाई होती है, अब तुमको खेती पता है, तुम खेती पता है, मजे मजे में भैया कोर्स मिल रहा था सस्ता ले लिए हैं, और यहाँ पर बीच में चलिए जीरा अजवाइन ये सब लगेगा कि नहीं लगेगा, मसाला ऊपर से आ रहा है, चिंता मत करो, क्या मसाला। कई बार ऐसा लगता है कि ये नाइजीरिया अंगोला का छात्र है और इसने एडमिशन ले लिया भारत के कोर्स में, ठीक है, मसाले की रुपाई। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं, एक एक फसल को लेना शुरू करते हैं, फसलों को इंडिविजुअल फसल लेना शुरू करें, कौन सी ले सबसे पहले, मसाला ले लें। आज को तेज पत्ता गिरेगा, सुबह बिरयानी बनेगी, हाँ तभी गिरेगा तब ना बनेगी बिरयानी में, तेज पत्ता गिरेगा, लौंग गिरेगा ऊपर से,
बहुत बढ़िया। एक को क्या था, जनजाति बताओ, जनजाति बताओ, जनजाति बताओ। अभी दूसरे को क्या था, सर मसाला क्या लगता है ना, कहाँ लगता है। अभी चुनावी प्रचार में बैठेगा, चिंता ना करो। चुनाव में नेता लोग मसाला बना बना के खूब मसालेदार बातें करके हमें परोसते हैं और तब ना मजा आता है, तब मसाला आता है। सर पहले तो भारतीय बॉन्ड भी मसाला बॉन्ड के नाम से जाने जाता है। अब पता नहीं भाई, अब इतना जिनको ये मसाला नहीं है, तुम इकोनॉमिक्स में ले जा रहे हो, वो सब बात करूंगा तो सब कुछ हिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा फसलों पे जाने से पहले हरित क्रांति के बारे में पूछना चाहता हूँ। तो सब पढ़ लिया आपने, ये हरित क्रांति क्यों हुई, हरित क्रांति क्यों हुई, इससे कोई लाभ हुआ क्या, क्यों हुई, और इसका कोई भारत को कोई लाभ हुआ क्या, ये बता दीजिए। क्योंकि तो आपने पढ़ा है ना बच्चों, ये तो आप ही लोगों ने पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। तो हरित क्रांति क्यों हुई और क्या इसका लाभ हुआ। शीतल कह रही है सर मैं तो सोचिए कंपटीशन है नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है, मसाला कहाँ से होता है, मजे मजे। सर ये फसल बढ़ाने के लिए हुई, सर ये उपज को बढ़ाने के लिए हुई, सर ये प्रोडक्शन को ग्रोथ करने के लिए हुई, सर ये फूड सिक्योरिटी के लिए हुई, सर ये इंटरडिपेंडेंस के लिए हुई। सर अमेरिका ने वीट देने से मना कर दिया था, सर हमारी बेइज्जती हो गई थी इसलिए हुई। बहुत सही, सभी लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ही सही कह रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ 1960 का दशक था, 1960 का दशक था और भारत में खाद्यान्न की शॉर्टेज हुई। सिंपल सी बात थी, 1960 का दशक था, भारत में खाद्यान्नों की कमी पड़ गई। ये कमी क्यों पड़ी उसको बताना चाहता हूँ। अब लिखना बंद करें, आप चाहें तो साथ साथ मेरी बात को लिख सकते हैं, आपको आता है, अच्छी बात है। तो 1960 के दशक की अगर हम बात करें तो अजीब सा दशक चल रहा है हमारा। तो भारत आजाद हुआ, तो भारत आजाद हुआ तो पंडित नेहरू की जो पॉलिसी थी वो उद्योग की तरफ केंद्रित थी, आपको इकोनॉमिक्स में बताया गया। कृषि पर ज्यादा जोर नहीं था, कृषि पर ज्यादा जोर नहीं था। और पंडित नेहरू का ये मानना था कि भारत देश जो है किसान का देश, तो अपने लिए तो उगा ही लेंगे, अपने लिए तो उगा ही लेंगे, ठीक है। तो भारत में खाद्यान्न का संकट आ गया, भारत में अपनी आपूर्ति के लिए हमारे पास गेहूं कम पड़ गया। क्यों कम पड़ गया, हमारा ध्यान किस पे था, उद्योगीकरण पर। भारत का ध्यान उद्योगीकरण पर था, कृषि पर ध्यान नहीं दिया। तो दो कारण थे इसके, पहला कारण क्या था, किसानों का देश है, इतना तो खाना उगा लेंगे, सही बात है, जब देश को आजाद कर सकते तो वो भी हो सकता है, तो अपना खाना उगा लेंगे। दूसरी चीज ये थी कि उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं सस्ता था तो उसे आयात किया जा सकता। 1960 सभी लोग क्लियर, 1960 सभी लोग क्लियर। तो खाद्यान्न की कमी चल रही थी, खाद्यान्न की कमी हो गई। क्यों कमी हो गई, हम कृषि पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, हम कृषि पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, हमारी प्राथमिकता कुछ और थी। अचानक ये हो जाती है। तो पंडित नेहरू ने कहा ये एक गलती हुई है, और उन्होंने कहा एवरीथिंग कैन वेट बट एग्रीकल्चर, उन्होंने कहा कृषि की तरफ देखना शुरू करें। इसी दौरान मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में 1965 और 66 और यहीं पे हमारे युद्ध भी हो रहे हैं, पाकिस्तान से युद्ध भी हो रहा है, यहाँ पर बहुत बुरा सूखा पड़ गया, सूखा, ड्रॉट भी हो गया, फूड शॉर्टेज भी हो गया, फूड शॉर्टेज भी हो गया, पॉलिसी मिस्टेक भी हो गई, पॉलिसी में एरर हो गया। कोशिश क्या थी, सेल्फ सफिशिएंसी की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की। प्रधानमंत्री नेहरू का ये मानना था कि हम जो है बड़ा सोचें, बड़े संयंत्र, बड़े पावर प्रोजेक्ट, और कृषि यहाँ पर चुक गई, ठीक है। तो कृषि चुक गई, खाने की शॉर्टेज हो गई, सूखा पड़ गया, और यहाँ पर इंडो पाक वार भी हो गया, वार की भी बातें आने लगी, ठीक है। और साथ ही साथ में ग्लोबल फूड ग्रेन प्राइस भी बढ़ गए। ग्लोबल फूड ग्रेन प्राइस जो हम इंपोर्ट करते थे वो भी महंगा हो गया। और इसी में आपने कहानी सुन ली कि यूएस ने हमें घटिया गेहूं तक देने में आनाकानी की। ऐसे सुना है कि नहीं सुना, सभी लोगों ने ये सुना है, जिन लोगों को नहीं पता मैंने रिपीट कर दिया। तो कई कारणों से 1960 के दशक में क्या होता गया, हमारे पास खाद्यान्नों की कमी नीचे होने लगी, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, ये हो गया। जब BL-40 हो गया सर, इंडो चाइना वॉर हो गया, ठीक है। भारत पाक टेंशन, भारत इंडो चाइना टेंशन लिख लें, इंडो चाइना भी, वहीं पर हमारी सारी समस्याएं चल गई। टेंशन, वार, आसान समय नहीं था, नया देश बनाए, सारी चीजें चल गई, खत्म हो गया और सूखा पड़ गया। 62 में सर चाइना से वॉर हो गया, ठीक है, हमने वॉर भी लिख लिया। यहाँ तक क्लियर। अब क्या समस्या है, अब समस्या ये है कि बहुत शर्मनाक स्थिति है कि भारत के पास अपना फूड सिक्योरिटी नहीं, और भारत को अपने खाद्यान्न के लिए समस्या होगी। तो बाकी लोग लिख रहे हैं घटिया क्वालिटी, वो सब आपने जो बढ़िया सर, वो घटिया क्वालिटी का मोटा अनाज यूएसए देता था, वो भी देने से मना कर दिया उसने। हाँ बिल्कुल, वो है, पाकिस्तान के साथ दिखाई दिया हमें, वो सारी चीजें होगी, ठीक है। तो भारत सरकार ने कहा कि नहीं भाई, अब हमें कुछ करना पड़ेगा, और भारत सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया। उस प्रोग्राम का नाम था HYVP, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। फसलों की ज्यादा उत्पादकता वाली फसल का प्रोग्राम, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। इसी को आपने ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से सुना, ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं इसको। इसका एक और नाम है व्हीट रेवोल्यूशन, इसको व्हीट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इसको पैकेज टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, पैकेज टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। पैकेज मतलब पूरा का पूरा एक पैकेज दो। पैकेज का मतलब सीड, पहले बीज देंगे, बीज के साथ उर्वरक देंगे, सीड, फर्टिलाइजर और वाटर टेक्नोलॉजी, सिंचाई भी देंगे। सभी लोग मेरे साथ। तो बात हो रही है हरित क्रांति क्यों हुई 1960 में इंडो पाक समस्या, भारत चीन समस्या, विश्व के खाद्यान्न महंगे हो गए, भारत में भारी सूखा पड़ गया, फसल नष्ट हो रही है और हमारे पास खाद्यान्न नहीं है, तो हमने कहा इस पर ये काम करेंगे। तो ये हुआ हरित क्रांति क्यों हुई। हरित क्रांति का कारण समझ में आया तो क्या मैं कह सकता हूँ, हरित क्रांति का कारण है फूड क्राइसिस। फूड क्राइसिस, इसके लाभ क्या हुए, जल्दी से बताइए, इसके लाभ क्या हुए। इसके लाभ ये हुए कि भारत में खाद्यान्न की समस्या समाप्त, फूड सफिशिएंसी हो गया। फूड सफिशिएंसी मतलब पर्याप्त खाना हो गया। ये भी पढ़ा आपने। हमने इसमें किया क्या, हमने इसमें नई किस्म की प्रजातियां, हाई यील्डिंग प्रजाति, जो ज्यादा उपज वाली, ज्यादा पैदावार वाली फसल की प्रजाति, और किसकी थी, गेहूं की प्रजाति को रोपित किया, उससे खूब सारा अनाज हुआ, दबा के अनाज हुआ, और भारत की जो उत्पादन है और उसमें सारी समस्या खत्म। क्लियर। अब मेरा सवाल आपसे है, क्या इससे कोई हानि भी हुई थी, क्या इससे कोई हानि भी हुई, सम प्रॉब्लम्स, बेनिफिट तो हुए, खाना बन गया, पर्याप्त खाना हो गया, भारत के पास जो समस्या थी, समस्या का समाधान हो गया।
जो इसने करना था, जो इसने कमाल करना था, कमाल जो करना था वो तो भाई इसने कर दिया, लेकिन इसने कुछ चुनौतियां पैदा की। क्या चुनौतियां मैं लिख देना चाहता हूँ। ये चुनौतियां थी कि हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, लिखिएगा सभी लोग, पहले लिख लीजिएगा, फिर इस पर बात करेंगे। 2 मिनट की बात है, फिर फसलों पर वापस आ जाऊंगा। वॉज क्रॉप स्पेसिफिक, वॉज रीजन स्पेसिफिक, वॉज क्रॉप स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक, क्लास स्पेसिफिक, हैज इकोलॉजिकल कॉस्ट। अब अगर आपने ये इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो रहा होगा। नहीं तो जो मैं आपको बता रहा हूँ भूगोल की दृष्टि से बताना चाहता हूँ। ये विशिष्ट फसल आधारित थी, विशिष्ट फसल पर केंद्रित थी, विशिष्ट क्षेत्र पर केंद्रित थी, विशिष्ट समाज के वर्ग और विशिष्ट, और इसमें क्या थी, पारिस्थितिकीय समस्या। देखते हैं क्या क्या है, इसको हम देखते हैं। पहली बात तो इससे आया फसल असंतुलन। फसल असंतुलन कैसे आया? ये किस पर केंद्रित थी बच्चों? ये किस पर केंद्रित थी? गेहूं पर, गेहूं पर, वीट पर केंद्रित थी। वीट, गेहूं, इसे क्या कहा गया? गेहूं की क्रांति कहा गया। इसे क्या कहा गया बच्चों? गेहूं की क्रांति कहा गया। जब वीट ही लगेगा, जब गेहूं ही लगेगा, तो बाकी फसलों की अनदेखी होगी कि नहीं होगी? और भारत क्या ज्यादा खाना चाहता था? भारत एक देश था जो धान ज्यादा खाता था, उस पर क्या आ गया? गेहूं आ गया। गेहूं आ गया, ठीक है, डन। ठीक है, अमीर गरीब के बीच, ठीक है, वो भी समझ में आ रहा है। और कुछ? रीजन स्पेसिफिक कौन से क्षेत्र में हुई? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई। बाकी क्षेत्र, तो इससे क्या आया? क्षेत्रीय असंतुलन आया। इससे क्या आया? क्षेत्रीय असंतुलन आया, डन। उसके बाद क्या आया? विशिष्ट वर्ग। तो ये किन के लिए ज्यादा था? ये बड़े किसानों के लिए ज्यादा था, बड़े व धनी किसान। तो इससे क्या आया? इससे क्या आया? इससे हमारे पास एक सामाजिक आर्थिक असंतुलन आया। आया कि नहीं आया? इकोलॉजिकल कॉस्ट, इसमें इकोलॉजिकल कॉस्ट क्या हुआ? इसमें भूजल का अतिदोहन, भूजल का अतिदोहन हुआ या नहीं हुआ? और यहाँ पर बहुत सारा, जब हमारे पास बहुत सारा सिंचाई होती है, अति सिंचाई, जब हमारे पास क्या हुई? अति सिंचाई। अति सिंचाई से क्या होता है? अति सिंचाई से सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल हुआ। अति सिंचाई से क्या हुआ बच्चों? सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल हुआ। तभी भूमि बंजर हुई। बंजर तो हो सकती है, उसका अंततः स्टेट वो भी आएगा, लेकिन लवणीकरण हुआ। सैलिनाइजेशन, अति सिंचाई हुई। और जब आपने उसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर, उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर डाले और कीटनाशक डाले, पेस्टिसाइड डाला, तो उससे पोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? उससे पोल्यूशन हुआ या नहीं हुआ? ये समस्या आई। मेरा सवाल आपसे ये है, फसल में संतुलन आया, भारत की जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी क्या हो गई? न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी क्या हो गई? डाउन हो गई। डाउन हुई कि नहीं हुई? डाउन हुई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि ये ऐसा क्यों हुआ? वाई? आपने तो पढ़ा है ना इकोनॉमिक्स में, आपने तो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, और कुछ लोगों ने तो सिर्फ कुछ क्वेश्चन देखे बीवाईक्यू के, उसके आंसर बता दो, उनके लिए क्लास वही होती है। तो बेटा वो भी आएगा, फर्टिगेशन भी आएगा, पहले इरिगेशन आएगा, उसके बाद फर्टिगेशन आएगा ना, अगर तुम जानते हो बहुत ज्यादा तो, या कहीं पे मास्टर हो, नोट्स लेने आए हो। फर्टिगेशन भी आएगा, इरिगेशन भी आएगा, इरिगेशन इंबैलेंसेस भी आएंगे। बट कोई नहीं मास्टर जी, क्या मसाले भी लगाए जाते हैं? क्लास तो पूरी पढ़ानी होती है ना सर। फर्टिगेशन पता है? फर्टिगेशन तो बताइए यहाँ पर क्यों किया गया? यहाँ पर ही क्यों किया गया? अरे मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, हरित क्रांति की बात कर रहा हूँ भाई। यहीं पर क्यों किया गया? सर मध्य प्रदेश में 500-600 फीट, मैंने कह तो दिया, पानी का विषय हो गया, इकोलॉजिकल, अति सिंचाई से सैलिनाइजेशन हुआ, अति सिंचाई से आपका भूजल का स्तर बहुत नीचे चला गया, सारी समस्याएं। यहीं पर क्यों हुआ? और गेहूं में ही क्यों हुआ? पहला सवाल, गेहूं ही क्यों हुआ? पहला सवाल, गेहूं ही क्यों हुआ? वो जो यहाँ पर पीएचडी में बैठे हुए हैं, गेहूं ही क्यों हुआ भाई? और कुछ क्यों नहीं हुआ? पीएचडी भी तो बैठे हुए यहाँ पर। हाँ, एक दो ये भी है सर, फर्टिगेशन जरा पढ़ाइए। अभी फर्टिलाइजर और सिंचाई, टपक सिंचाई में फर्टिगेशन आता है, इतना बड़ा बना दे छोटी सी बात को। जब सिंचाई आएगी तो वो भी बताएंगे। गेहूं ही क्यों था? जल्दी बताइए। गेहूं के लिए ही था। क्यों बेटा? जब देश तो धान खाने वाला देश था। दक्षिण भारत धान खाता है, दक्षिण भारत धान खाता है, पूर्वी भारत धान खाता है, फिर गेहूं पे क्या हुआ? हाँ, कौन प्रमुख फसल? कोई नहीं। उत्तर भारत, वो भी उत्तर पश्चिमी खाता था। हो गया सब बराबर? सब बराबर सर, वो तो हमने इकोनॉमिक्स में कर लिया, अब क्या करना है? और वो फर्टिगेशन वाला, फर्टिगेशन बताओ ये सब क्या होता है बेटा? पहले ये होगा तब ना आएगा इरिगेशन, तब ना आएंगे विचार। फिल्म्स का हमें आता नहीं हमको, जो बड़ी बड़ी हाथ को। सुनिए, जिसकी हाई यील्डिंग वैरायटी तैयार होगी वही तो लगाओगे। गेहूं की ही तैयार थी बेटा। ये जो आप एम एस स्वामीनाथन की बात करते हैं, नॉर्मन बोर्लो की बात करते हैं, तो मेक्सिको में गेहूं की हाई यील्डिंग वैरायटी तैयार थी भाई। जो तैयार थी उसकी बात होगी। भूमि का दिखता नहीं, भूमि का दिखता में वहां पे चावल लगा लेते।
तो पहली बात गेहूं, तो ये हाई यील्डिंग वैरायटी क्या होती है? तो बच्चों एक ये है, ये क्या है, ये क्या बना दिया सर, जंगली गेहूं। ये क्या है, जंगली गेहूं। जंगली गेहूं ऐसा होता है भाई ऊंचा, और यहाँ पे निकलेंगे दाने कितने, 20-30 दाने, ये जंगली गेहूं है। और मेक्सिको में क्या तैयार कर दिया गया, ये आप खड़े हैं और ये गेहूं का पौधा, और इसमें निकलेंगे 200 दाने, इसे कहते हैं ड्वार्फ वैरायटी, ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट, ये तैयार हुआ था। तो भारत, आपको लगता है कि ये 1967 में हुआ, इससे पहले आपको हैरानी होगी, इससे पहले आपको हैरानी होगी, प्रधानमंत्री नेहरू की सरकार में इंदिरा गांधी को प्रोजेक्ट दिया गया था कि इस पर शोध शुरू करिए, और 66-67 से पहले 3 साल पहले से इस पे काम चल रहा था। इस पे काम चल रहा था कि भाई कोई फसल तैयार करो जिसकी हाई यील्डिंग वैरायटी तैयार हो। तो हाई यील्डिंग वैरायटी किसकी तैयार होगी, गेहूं की तैयार होगी। अब गेहूं प्राकृतिक रूप से कहां पर अच्छा होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, गेहूं प्राकृतिक रूप से कहां पे होता है? अभी आपको नियम बताया कि नहीं बताया, गेहूं प्राकृतिक रूप से कहां होता है बच्चों, जल्दी बताइए। जैसे टेम्परेट में है तो कहां के लिए बेहतर है, कहां के लिए बेहतर है सर? गेहूं का प्राकृतिक क्षेत्र ही ये था, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसलिए कहां से शुरू हुआ, व्हीट से शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ, व्हीट, 1966-67। पहली चीज समझ में आया, व्हीट क्यों आया, क्योंकि व्हीट ही तैयार था। और इसी क्षेत्र में क्यों आया, इसका कारण अब देखते हैं, रीजन स्पेसिफिक। तो पहले तो व्हीट ही तैयार था, रीजन स्पेसिफिक, पहले यहां पर क्यों आया, पहली चीज ये टेम्परेचर वाइज यहीं पर होता है, गेहूं का पारंपरिक क्षेत्र है, गेहूं पारंपरिक रूप से, ट्रेडिशनल रूप से गेहूं यहीं पर होता है, इसलिए हुआ। दूसरी चीज एक बात सुनिए, हाई यील्डिंग वैरायटी को क्या चाहिए होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी जो ज्यादा उपज वाली वैरायटी होती है, इसको पूरा पैकेज चाहिए। सर पूरा पैकेज का क्या मतलब, पूरा पैकेज का मतलब सर जीएस भी होना चाहिए, सीसेट भी होना चाहिए, ऑप्शनल भी होना चाहिए, मेंस भी होना चाहिए, इंटरव्यू भी होना चाहिए, उसे पूरा पैकेज कहते हैं, उसे पूरा पैकेज। इसे क्या चाहिए, सीड भी चाहिए, इसे क्या चाहिए, फर्टिलाइजर भी चाहिए, इसे सिंचाई भी चाहिए, और पेस्टिसाइड भी चाहिए, कीटनाशक भी चाहिए, उसमें लगेगा पैसा। आपने पढ़ा इकोनॉमिक्स क्लास में कि भारत में सीमांत किसान ज्यादा हैं, छोटे किसान ज्यादा हैं। जब हम पूर्वी भारत में आते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम और पश्चिम की तरफ जाते हैं, यहाँ पे छोटा किसान ज्यादा है। छोटा किसान ज्यादा रिस्क लेगा या बड़ा किसान ले सकता है, छोटा किसान रिस्क लेगा या बड़ा किसान ले लेगा। छोटे किसान ने कहा कहां से लाएंगे सीड का पैसा, फर्टिलाइजर का पैसा, और अगर डूब गया तो, अगर डूब गया तो बताइए किसने रिस्क लिया, बड़े किसान ने, बड़े किसान ने रिस्क लिया, पंजाब के किसान ने रिस्क लिया। तो किस लिए किसको मौका मिला, रिच फार्मर, बड़े और धनी किसान ने ये खेल नहीं खेला कि भाई मेरे पास ज्यादा दाम लगाने के लिए, उन्होंने ज्यादा दाम लगाया, रिस्क था। इसके लिए पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन किसानों को शाबाशी मिलनी चाहिए, शाबाशी मिलनी चाहिए कि भाई देश के लिए उस समय खाद्य संकट था और आपने रिस्क लिया, काम बन गया। अब जब एक बार सक्सेस मिल गई, जब एक बार सक्सेस मिल गई, तो आपको आपकी इकोनॉमिक्स क्लास में बताया गया होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के दूसरे दौर में फिर हमने कहा ये क्रांति अब हम कहां पर ले जाएं, ये क्रांति अब हमें राइस में भी लानी चाहिए। तो ये क्रांति, इसका दूसरा दौर है 1977-78 में, जब ये क्रांति राइस में भी आई। ऐसे कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो पहले एक्सपेरिमेंट किसने किया, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। कहां पर था, वहां सिंचाई थी, सिंचाई के लिए उन्हें क्या चाहिए था, सिंचाई चाहिए, उन्होंने कहा ट्यूबवेल। यहाँ पर इनको ट्यूबवेल दिए गए। वो जो फर्टिगेशन वाले चाचा जो बन रहे हैं, इनको ज्यादा मीन समझ में आ रहा है। चाचा पहले ही तो बता दें, भाषा तो बता दें, तुम तो वैसे कोर्स खत्म किए कि हमको तो सारा एक ही क्लास में हो चुका है। बट ऐसे रोज आते हैं, रोज का यही वो है, कई अटेम्प्ट दे चुके हैं, एक सिंपल सी ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं आती होगी, फर्टिगेशन पे ध्यान देना है कि नहीं। डन। तो क्या हुआ, व्हीट राइस, ग्रीन रेवोल्यूशन समझ में आया कि नहीं? मैं इससे आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं, ग्रीन रेवोल्यूशन में आपका हो चुका है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्रॉप स्पेसिफिक था, रीजन स्पेसिफिक था, क्लास स्पेसिफिक था। ये क्योंकि कीटनाशकों और उर्वरक पर आधारित था, तो इसने मृदा में प्रदूषण फैलाया, क्योंकि इसको सिंचाई अति आवश्यक थी। ये जो कोमल फूल है, ये बता दूं मैं इसको, ये सूखा भी पड़ जाए चल जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होती। इसको अगर गुस्से में देख लो ना, हाई यील्डिंग वैरायटी को, ये बेचारा मुरझा जाता है, ये बहुत कोमल होता है। जैसे कई कोमल कोचिंग वाले आ जाते हैं, जिनको सिर्फ क्लास में जो बताया जाता है ये वही कर सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ और कह दिया जाए, परीक्षा में आ जाए, तो सबकी पूंगी बच जाती है। अरे ये तो क्लास में लिखवाए नहीं थे, अब हम कैसे लिखेंगे? अरे जो इतना समझा रहे हैं, इसको जोड़ के लिखेगा कि नहीं लिखेगा? तो ये जो इस तरह के कोमल बालक, सर फर्टिगेशन नहीं बताए हैं, ये सब क्या है? फर्टिगेशन बताएंगे जब फर्टिगेशन आएगा चाचा, कोमल बालक आएगा, तुम्हारा भी आएगा। थोड़ा सा ये सख्त बालक बन के देखो, ये है सख्त बालक। सख्त बालक का मतलब भाई ये बिल्कुल नजाकत वाला नहीं। और मैं आपको बता दूं, ये जंगली झाड़ की तरह से गेहूं हुआ करता था, इसको कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं होता था, सूखे में चलता था। कितने लोगों को पूरा का पूरा हरित क्रांति समझ में आई। इसमें क्यों दो ही फसलें हमें दिखाई दे रही हैं, और जब दो ही फसलें बच जाती, जब दो ही फसलें हैं भाई, जब दो ही फसलें हैं, व्हीट एंड राइस, दो ही फसलें ना, दो ही फसलें हैं हमारे पास, तो बाकी फसलों का क्या भाई? मुझे बताइए, क्या तिलहन पिछड़ जाएंगे? क्या हमारे ऑयल सीड पिछड़ जाएंगे? भारत आज भी ऑयल सीड इंपोर्ट करता है। क्या हमारे दलहन पिछड़ जाएंगे? दलहन मतलब दालें, भारत के पास दालों की भी कमी है बच्चों, और दालों से प्रोटीन आता है। तो हमारे खाने में क्या आ गया? व्हीट और राइस। व्हीट और राइस क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। व्हीट और राइस कार्बोहाइड्रेट होते हैं। देश में जो मोटापा बढ़ रहा है, ये ब्रेड, मैदा और चावल की चीजों से, ये कार्बोहाइड्रेट है, ज्यादा ऊष्मा एकदम से तेजी से देते हैं। भारत में कमी किस चीज की है? भारत में कमी है प्रोटीन की। और भारत मूलतः अधिकांश, मतलब शायद ही कोई इतना बड़ा देश जिसमें शाकाहारी खाना खाते हो। तो भारत अपना प्रोटीन कहां से पाता है? दूध से पाता है, और दालों से पाता है। दालें पिछड़ गई, दालें क्यों पिछड़ गई? सरकार ने कहा गेहूं पे एमएसपी, राइस पे एमएसपी, गारंटी नहीं दी, लेकिन उसकी घोषणा कर दी। घोषणा तो कर दी कि नहीं कर दी? नॉर्मल व्हीट और एचवाईवी व्हीट में क्या कुछ डिफरेंस होगा सर? रूपक बेटा बताया, एक जंगली है, बताया ये काफी ऊंचा होता है, जंगली होता है, और ये जो है ये कृत्रिम रूप से लैब में बनाया गया हाई यील्डिंग वैरायटी। और अगर आपको साइंस नहीं आता तो बेटा देख लो, क्योंकि यहाँ पे चचा बैठे हैं, फर्टिगेशन तो पढ़ा नहीं, ये क्या पढ़ा रहे हो भाई? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी के आगे तो फसलें आएंगी, फसल पता नहीं फर्टिगेशन कर लेगा। ठीक है सभी लोग यहाँ तक। तो क्या भारत में न्यूट्रिशनल इंसिक्योरिटी होगी कि नहीं? आज भी भारत में दालों की कमी है भाई, दालों की कमी है, तेल की कमी है, बाकी चीजों की कमी है। केंद्र कहां पर हो गया? इसी पर केंद्रित हो गया। एक समस्या खाने की शॉर्टेज, खाने की शॉर्टेज पूरी करती। ठीक है, क्लियर हो गया? सर सब ट्रॉपिकल और जायद दोनों अलग फसल होंगी। निकिता जायसवाल रोज पूछती है, तो निकिता जायसवाल का सवाल सुनिए। निकिता जायसवाल पे से कुछ लेना देना नहीं हो सकता, लेट आई हूं। फसल कौन सी होती है? फसल कौन सी होती है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट। क्या फसल जायद होती है? फसल तो जायद नहीं होती, फसल तो जायद नहीं होती ना, ये तो मौसम हुए ना, मौसम होते हैं भाई जायद। और तो जबरदस्ती गलत लॉजिक ना लगाएं। और फिर यहाँ बहुत सारे विशारद बैठे हुए, पीएचडी बैठे हुए। सर मोटे अनाज पिछड़ गया, बिल्कुल पिछड़ गया। और एक बात बताओ मुझे, केवल मोटा अनाज पिछड़ा या ये वाला किसान भी पिछड़ गया? पिछड़ गए कि नहीं? सारे के सारे पिछड़ गए। और ये क्या है बच्चों हमारा? ये मोटा अनाज का गढ़ है।
ये हमारे दालों का गढ़ है, ये हमारे ऑयल सीड का गढ़ है, ये सारा पिछड़ गया। एक बहुत बड़ी आबादी हमारे किसानों की पिछड़ जाएगी कि नहीं पिछड़ जाएगी? तो हरित क्रांति के लाभ तो हुए, हरित क्रांति के लाभ तो हुए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा वर्ग पिछड़ेगा कि नहीं रहेगा, है ना सभी लोग? ये है ग्रीन रेवोल्यूशन की ज्योग्राफी। फिर कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको ज्योग्राफी बता रहा हूँ कि फसलें कैसे बदली। जो भारत धान खाता था उस पे गेहूं कैसे आया, और धान और गेहूं ने किस तरह से सारा कब्जा मचा लिया कि किसान को क्या है, धान और गेहूं। और यही जो लाइन मैंने रखी है ये वर्षा की भी लाइन है, वर्षा की भी लाइन है। और इसमें बता दूं फर्टिगेशन वाले चाचा को, बेटा फर्टिगेशन अलग अलग इरिगेशन के मोड है। जहां पे फ्लड वाली इरिगेशन होगी वहां फर्टिगेशन नहीं हो सकता। फर्टिगेशन टपक सिंचाई में नया नया पढ़ोगे, नया नया कुरुक्षेत्र योजना में पढ़ोगे, तो क्लास ऐसी है जिस क्लास को कुछ भी नहीं पता है उस क्लास को एक एक कदम ले जाया जाता है। तो मोटा अनाज का प्राइस भी बहुत कम रहते हैं, इनका प्राइस की भी गारंटी नहीं थी। अच्छा एक बात बताओ, हर एक किसान, सभी बच्चे बताइए मुझे, हर एक किसान अपना फायदा देखना चाहता है कि नहीं देखना चाहता? अगर वो देखता है कि देश में गेहूं और अनाज की धान की मांग ज्यादा है तो वो क्यों मक्का लगाएगा? फिर देखा मक्का की मांग बढ़ रही है तो मक्का लगाने लगा। फिर वो क्या बाजरा लगाएगा? नहीं लगाएगा, वो बाजरा नहीं लगाएगा। बाजरा मड़ुआ क्यों लगाएगा? वो बिल्कुल नहीं लगाएगा, उसका भी मन है। और सबसे बड़ा जुआ सबको मजा आता है, यहाँ के किसान ने तो आग से ही खेल लिया। यहाँ के किसान ने तो सोचा कि मैं आग से खेलता हूँ। आग क्या है? कपास। आप ये सोचिए कि भारत में अमीर उद्योगपति श्री अंबानी जी ने एक 10,000 का लॉटरी का टिकट खरीद लिया और वो हार गए। कोई नुकसान? अंबानी जी ने 10,000 की लॉटरी का टिकट लिया, वो हार गए। कोई नुकसान? एक गरीब किसान ने 10,000 का कर्जा ले लिया। 10,000 का कर्जा ले लिया क्यों? क्योंकि उसे कपास लगानी थी, कपास की बीज के लिए लिया। फिर उसको बताया कि सुन में बीज से काम नहीं चलेगा, इसमें तो फर्टिलाइजर भी डालना होगा। बेचारे फर्टिलाइजर भी डाला, 10,000 और लिया। कीटनाशक भी लिया, 50,000 का लोन ले लिया। क्यों? कपास का बहुत दाम मिलेगा। बहुत खुश था बेचारा, बहुत खुश था, लेकिन सूखा पड़ गया। सूखा कहाँ पड़ता है? तो सूखे क्षेत्रों में पड़ता है सर, यहाँ नहीं पड़ेगा सूखा, क्योंकि यहाँ तो वर्षा ज्यादा होती है। सूखा पड़ गया। जो अकेला अपनी जान दी कि नहीं दी? आज तक किसान जान दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सोच के देखिएगा, ये जो हमने यहाँ पे हरित क्रांति में जो पाया, बहुत पाया, अपने खाने की कमी को पूरा किया, लेकिन बहुत गंवाया भी, बहुत गंवाया भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कपास हो रहा है ना वो भी नेचुरल कपास नहीं हो रहा है। वहाँ पर कौन सा आ गया? बीटी कॉटन। बीटी कॉटन पे कंपनियों का नियंत्रण है। ये बीज भी है, अब तो प्राकृतिक बीज भी नहीं मिलते कहीं पर। कर्ज के बोझ तले कर्ज गया और बेचारे की जान जाएगी। सभी लोग, आशा है आपको भूगोल पे मानचित्र दिखा रहा हूँ। प्लीज मुझसे लड़ना, मुझे बुरा भला बोलना बंद करिए। आपके विचारों को विकसित करने के लिए, विचारों को विकसित करेंगे। इस तरह के टेक्निकल टर्म लगे सर, फर्टिगेशन एग्जाम में बताओ भी फर्टिगेशन। अरे इरिगेशन का छोटा भाई फर्टिगेशन। सिंचाई में जो आप घर में पानी पीते हो, पानी में नींबू डाल देते हो, नींबू पानी बन जाता है। अगर इरिगेशन में फर्टिलाइजर डाल दिया तो क्या बन गया? फर्टिगेशन। अब एक बात बताओ, तुम्हें क्या इरिगेशन कृषि का एक्सपर्ट बनना है? क्या तुम्हारा ऑप्शनल है? नहीं है ना, आने दो भाई। जो बड़ी बात है वो देख नहीं रहे। सभी लोग यहाँ पर आ गए। अब हमारे फसलों पर वापस घुस रहा हूँ, फसलों पर। आशा आपको समझ में आ गया होगा कि छोटी चीज नहीं हुई है। तो आज प्रमुख फसलों की बात करते हैं, वीट। जल्दी से बच्चों, फ्रेश पेज लेते जाएंगे, जल्दी लिखते जाएंगे वीट। अब आपको गेहूं से थोड़ी दोस्ती होगी, गेहूं की थोड़ी समझ आ गई है। गेहूं किस ऋतु में होता है? गेहूं कैसा क्रॉप है बच्चों? टेम्परेट क्रॉप है। गेहूं कैसा है? टेम्परेट क्रॉप है। टेम्परेट क्रॉप है, इसका मतलब क्या होता है? ये ठंडक में उगता है, ठीक है? तो इसे क्या चाहिए? इसे ठंडक चाहिए। पहली चीज तो इसे ठंडक चाहिए। तो इसका तापमान बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20 डिग्री से कम भी होगा तो भी चलेगा। तो जिन लोगों को तापमान नहीं याद रहता वो ये याद कर सकते हैं। लेकिन ब्राइट सनशाइन चाहिए भाई इसको पकने के लिए। जिन भी लोगों ने थोड़ी सी कृषि देखी है, और अगर आपने खेती नहीं भी देखी, आपके घर में तो पेड़ हो, फलों का पेड़ हो, तो आपने देखा जब धूप पड़ती है तो धीरे धीरे पकता है कि नहीं पकता है? तो आपके गेहूं के पकने के लिए वैसे तो सर्दी का क्षेत्र है, लेकिन खिली हुई धूप आनी चाहिए, ये उसके लिए चाहिए। तो ब्राइट सनशाइन किसे चाहिए होती है? गेहूं को चाहिए। वर्षा ज्यादा चाहिए कम चाहिए? रेनफॉल, रेनफॉल टेम्परेट क्रॉप है, रेनफॉल ज्यादा चाहिए कम चाहिए? सर इसको तो कम में भी चलेगा, 75 सेंटीमीटर, 60 से 75 सेंटीमीटर। लेकिन ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सर इसका मतलब नहीं समझ में आया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। भाई टेम्परेट क्रॉप है ना, कब आएगी? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी हर महीने में थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। हर महीने में थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक ही जगह पर दबा के आ गई। और आपको एक नियम बता दूं, खड़ी फसल को कभी भी तेज बरसात नहीं चाहिए। किसी भी खड़ी फसल में अगर तेज बरसात हो गई और खासकर ओले पड़ गए, फसल बर्बाद। ठीक है? अब मुझे बताओ, मेरी एटमॉस्फेयर की क्लास में गेहूं की खेती के लिए कौन सी वर्षा बताई थी? गेहूं की खेती के लिए कौन सी वर्षा बताई थी? कनेक्ट कर लो, 4 मौसम बताए थे आपको। कितने लोगों को याद है? हल्की बारिश चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे सब जगह फैली हुई चाहिए। जल्दी बताइए कौन सी बताई थी? जी सर फसल खराब हो जाएगा। हाँ, पूजा ने बताया कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, बिल्कुल सही, पश्चिमी विक्षोभों से आती है। और पश्चिमी विक्षोभ की बारिश मैंने आपको बताई थी, ये मंद बारिश होती है, मंद होती है, लो टू मॉडरेट होती है, बहुत भारी नहीं होती है। और ये लंबी अवधि की होती है। याद है वो मैंने आपको बताया था 20 मिनट वाली बारिश। 20 मिनट वाली बारिश अब होना शुरू हो जाएगा, अभी होना शुरू हो जाएगा। अप्रैल में आ गया, अप्रैल मई जून, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को प्रेस करने के लिए तैयार रहिएगा। लेकिन ये वाली जो बारिश है ये फैली रहती है, एक हफ्ते तक हल्का सा हो रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ जब आते हैं तो उसका प्रभाव रहता है। ये हो गया। कितने लोगों को गेहूं की समझ बैठ गई? अच्छा, गेहूं ऐसी जगह पर होता है और मैं आपको इसका क्षेत्र भी बता देना चाहता हूँ गेहूं के बारे में। अगर आपको गेहूं की समझ बैठ गई है तो सभी लोग एक बढ़िया सा एक मानचित्र बना देंगे। मानचित्र तो नहीं है, स्केच है। और फर्टिगेशन वाले में लाल, मुझे पता है, हो सकता है लाल हो, काले हो, पीले हो, भरोसा नहीं, हरे हो, नीले हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, काम की चीजें कर लो। हाँ जी, तो गेहूं कहाँ पर होता है? तो आपने बताया सर ये पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये गेहूं है। तो अगर कोई आपसे गेहूं पूछे गेहूं का क्षेत्र बताइए, तो बता देंगे कि नहीं बता देंगे? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यही गेहूं की बच्चों, यही पर गेहूं की शुरुआत है। और ये भी बता दूं, गेहूं जो है सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप है। सबसे इंपोर्टेंट क्रॉप देश में अभी भी धान है बच्चों। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप है, खासकर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में प्रमुख खाद्य क्रॉप यही है। प्रमुख खाद्य क्रॉप यही है। और देश जो है 90 से 95 मिलियन टन प्रति ईयर इसका उत्पादन करता है। ठीक है? और खासकर ये कहां पर पाई जाती है? गंगा, सतलुज प्लेन्स, ये इसका भौगोलिक एड्रेस है। अभी बात बताइए बच्चों, अगर हरित क्रांति
सफल हुई तो क्या हरित क्रांति की वजह से इसका क्षेत्र बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्या और किसान इसे लेंगे या नहीं लेंगे। तो ये आपका गेहूं का क्षेत्र हो गया बच्चों, ये आपका गेहूं का क्षेत्र हो गया। ये जो मैंने बनाया यार काला इस पे नहीं चलता है, काला इस पे नहीं चलता है। ये क्या बच्चों, ये क्या है, ये प्राइमरी क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी एरिया। और ये क्या है दूसरा वाला, ये जो पहला ये क्या है सेकेंडरी एरिया। तो गेहूं के राज्य अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम होती थी तो क्या अभी सभी लोगों को गेहूं का एड्रेस पता चल गया, क्या सभी लोगों को गेहूं का एड्रेस पता चल गया। गेहूं की एक शीट तैयार है, गेहूं कहां पर हुआ, गेहूं का फैलाव विस्तार कहां पर हो रहा है, यहीं पे हरित क्रांति हुई, कैसी हवा लगेगी। प्रदीप गोस्वामी कह रहे सर आपने ना एमएसपी बोला था, ये क्या है, ये कैसे लागू होता है, थोड़ा बताना। ये इकोनॉमिक्स क्लास बताया कि भूगोल मैं समझाऊंगा और इकोनॉमिक्स के सर समझाएंगे। वहां पे बोलते हो कि सर ने बोला ज्योग्राफी वाला, ज्योग्राफी वाले को बोलते इकोनॉमिक्स वाला, दोनों शिक्षक आपस में बात करते हैं भाई, मजा लेना बंद करो, मजा लेना क्लियर बंद करो। और मैं आपको ये भी बता दूं, प्रश्न जो आ रहे हैं, जो लोग ये मूर्खता कर रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के मिला के प्रश्न बनता है, ठीक है। तो ना शुद्ध इकोनॉमिक्स से आ रहा है, ना शुद्ध ज्योग्राफी से आ रहा है, ना शुद्ध ज्योग्राफी से आ रहा है एग्रीकल्चर का प्रश्न, ना शुद्ध ज्योग्राफी से आ रहा है, ना साइंस एंड टेक्स से, दोनों को मिला के बनता है। तो जो मूर्खता जो यहाँ पर दिखा रहे थे बच्चा, इतना ज्यादा विज्ञान न भांजो। मूर्खता इसमें है कि हम विषयों को अपनी अपनी सीमाओं में कैद करें, समझदारी इसमें है कि दो शिक्षकों की समझ को मिलाकर उस प्रश्न के आधार पर उत्तर लिखें। रामेश्वर सर बहुत अच्छे से बता चुके हैं क्या है कि नहीं। चलिए ये हो गया। अब हाँ मुझे पता है रामेश्वर सर ने पढ़ाया, ये बैठे बैठे थोड़ा बताना और फिर बताएंगे तो फिर उसके बाद आनंद मिलेगा। कहाँ हो भाई तुम, राइस हो गेहूं, बताइए लेटेस्ट डेटा, लेटेस्ट रिपोर्ट बिना पढ़ाए क्या आप लोगों के लिए रीजन अपने आप बन गया है। और सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश। दूसरा एरिया की अगर हम बात करते हैं, एरिया की हम बात करते हैं मध्य प्रदेश। तीसरा पंजाब, चौथा हरियाणा। सर ये एक बात बताइए, सर एक बात बताइए, पंजाब और हरियाणा ज्यादा नहीं होना चाहिए। अरे बेटा वो भी तो देखो, राज्य का आकार भी तो देखो, पंजाब हरियाणा छोटे राज्य है ना, तो क्षेत्रफल तो यूपी को मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अब एक बात बताइए, जो मैंने आपको बताया और ये वाला याद करना मुश्किल होता है कि नहीं होता। तो अब हमने क्या करना है, अच्छा टॉप प्रोड्यूसर ये है यार, ये 21-22 का लेटेस्ट डेटा आपके पास लाया हूं, मान लीजिए डेटा बदल भी जाता है तभी तो यही क्षेत्र रहेगा, तभी तो यही क्षेत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। अच्छा अब इसमें एक चीज मैं विशेष दिखाना चाहता हूं जो खास होनी चाहिए, वो है ये, यहाँ का उत्पादकता कितनी ज्यादा है सोच के देखिए। और यहीं पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश और इसकी उत्पादकता कम है। सर उत्पादकता क्या होती है, आपने जो चीजें डाली उससे कितना आउटपुट आएगा, पंजाब हरियाणा की ज्यादा है। क्षेत्र तो लग रहा है दोनों का, बट वो ज्यादा निकाल पाते क्यों, पंजाब हरियाणा के किसान के पास और क्या क्या है, धनी किसान है, बड़ा किसान है, ज्यादा इनपुट दे सकता है, वो उसी भूमि से ज्यादा निकाल लेता है, उसी भूमि से ज्यादा निकालता है। और यही समस्या हमारे राज्य जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में, जहां एक बड़ी आबादी, ह्यूज पॉपुलेशन इज दैट ऑफ फार्मिंग ऑफ फार्मर्स, लेकिन उनके लैंड छोटे छोटे कटे से उनके बेचारों के लैंड के टुकड़े हैं, ठीक है, उस पर वो खेती कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ना कैपिटल होता, ना फर्टिलाइजर होता, तो उनका उत्पादकता कम हो जाती है। तो भारतीय किसानी में आपको इकोनॉमिक्स में भी सर ने बताया होगा, लैंड कंसोलिडेशन, लैंड रिफॉर्म्स, जो हमारे छोटे वो हैं, उसकी वजह से ज्यादा नुकसान होता है कि नहीं होता, क्लियर होता है। तो सभी लोग ये चीज का ध्यान देना है कि भले क्षेत्रफल किसके पास ज्यादा है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, लेकिन उत्पादकता में अभी भी ये ज्यादा है। क्लियर हो गया सभी लोग। इसलिए आप लोगों से बोला, इसलिए आप लोगों से ग्रीन रेवोल्यूशन भी आपको करवाया कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों हुआ, और यहां से ग्रीन रेवोल्यूशन बाहर जब निकलता है, हरित क्रांति के बाहर ये क्षेत्र हो गया। ये कोई जादू नहीं कर रहा हूं बच्चों, ये तो मैं आपको इस तरह दिखाता हूं, और जब उसमें चला जाता हूं तो अपने आप बदल जाता है। तो हमने देखा क्षेत्रफल में यूपी आ गया, एमपी आ गया, पंजाब आ गया और हरियाणा आ गया, एरिया आ गया कि नहीं आ गया। ये अपने नोट्स को बना लीजिए सर, ऐसा ही कुछ राइस में पॉसिबल है। आ जाइए राइस कर लेते हैं, उसमें क्या, दूसरी शीट निकालिए। अब दूसरा पर्चा किसका होगा, राइस का पर्चा होगा, दूसरा राइस का पर्चा होगा। तो ये क्या मैं कह सकता हूं, ये हमारी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड और मेजॉरिटी पॉपुलेशन, अधिकांश आबादी का खाद्यान्न यही है। हमारा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो राइस है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये खरीफ है, खरीफ सीजन। खरीफ सीजन क्या होता है, जब हॉट होता है तो यहाँ पर तापमान हमें कितना चाहिए, यहाँ पर तापमान ज्यादा चाहिए भाई, 25 डिग्री से ज्यादा चाहिए। और यहाँ पर ये ह्यूमिड भी होता है, पानी भी चाहिए। तो पानी हमें कितना चाहिए, यहाँ पर पानी हमें 100 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए। देखिए गेहूं में ये नहीं चाहिए था, गेहूं में हमें ये नहीं चाहिए था, ठीक है। तो ये भारत के ह्यूमिड क्षेत्रों में ज्यादा होता है। ह्यूमिड क्षेत्र क्या है भारत के, वो बता दूं आपको। अगर आपको मेरा ये मानचित्र याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे भारत की कौन सी रेखा है, 100 सेंटीमीटर की रेखा है। तो धान कहां पर होगा, मोर देन 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ के जो मैदानी भाग है, इन मैदानी भागों में आसाम का मैदानी भाग और तट के मैदानी भागों में मिलेगा। बन गया डायग्राम, बन गया नहीं बन गया, सिंपल। तटों पर तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि गर्म भी है पानी भी है, गर्म भी है पानी भी, ठीक है। तो कहां पर हुआ, उत्तर और पूर्वोत्तर भी लिख सकता हूं, उत्तर पूर्वोत्तर के नदी मैदान और तटीय डेल्टा व मैदान क्षेत्र इन राज्यों में मिलेगा। इन राज्यों में ये अधिक होगा कि नहीं होगा, इन राज्यों में ये अधिक होने वाला है, ठीक है। अच्छा अब इसी के मानचित्र में हरित क्रांति हुई बच्चों। हरित क्रांति जब हुई तो यहाँ पे गेहूं आया, किसान को बहुत अच्छा लगा कि ये भी फैलेगा कि नहीं फैलेगा, तो ये भी फैलेगा। इसने भी फैलना शुरू किया, ये भी फैला, कहां पर आया, इस क्षेत्र में फैला। तो क्या छत्तीसगढ़ में आएगा जी सर, क्या मध्य प्रदेश में आएगा जी सर, नदी घाटी में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इन सारे क्षेत्रों में हमारा राइस होता है, सभी लोग क्लियर। अब एक बात बताओ, गेहूं भी फैल रहा है, राइस भी फैल रहा है, बाकी सारी फसलें सिकुड़ जाएंगी कि नहीं, बाकी सारी फसलें सिकुड़ जाएगी कि नहीं सिकुड़ जाएंगी, सोच के बताइए होगा या नहीं होगा। देखिए कहां पर है, ये रहा राइस, यहां पर आया, कहां पर आया राइस,
इन क्षेत्रों में इनका गेहूं से टक्कर है, लेकिन यहाँ पर इस सारे क्षेत्र में यहाँ पर क्योंकि 100 सेंटीमीटर से ऊपर है तो राइस बिहार में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, ये तटीय क्षेत्रों में आ गया। यहाँ पर भी कुछ तटीय की वजह से आ गया, वरना यहाँ पे असम का क्षेत्र आएगा। अगर मैं देखूं तो इसमें पश्चिम बंगाल आया बच्चों, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, ओडिशा। कौन सा वाला यहाँ पर अपवाद है? क्लास खत्म कर जल्दी से बताइए, कौन सा वाला यहाँ पर सबसे ज्यादा मिसफिट है? कौन सा वाला सबसे ज्यादा मिसफिट है? आपको हैरानी होगी, जो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। कौन सा वाला यहाँ पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए था? सर पंजाब नहीं होना चाहिए था, पंजाब नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पंजाब में तो सर ठंडा एरिया है, वहाँ तो 25 तो गर्मी में पड़ेगा। सर पंजाब में तो पानी भी नहीं है, पंजाब में तो पानी भी नहीं है कि नहीं? पंजाब एकदम आलीशान, आप सोचो तो सही, सोच के देखिए, इसकी उत्पादकता 4300, ओडिशा गरीब राज्य, छोटा किसान, उसकी उत्पादकता हाफ 50%। अंतर देखा क्यों पंजाब ज्यादा उत्पादन कर जाएगा? और ये और मैं आपको बता भी दूं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो एमएसपी पर जो धान लेती है उसमें सबसे ज्यादा पंजाब से ही आता है, पंजाब से ही आता है। सभी लोगों को क्लियर है कि नहीं है? सर जी हिमाचल में भी बहुत राइस होता है बेटा, हिमाचल में मैदान कितने हैं? हिमाचल में मैदान कितने हैं? ये आपके पास डेटा है कि नहीं? ये आपके पास डेटा है बच्चों? आपका देश का 10, 20, 30, 40, 50% धान तो मैंने यहीं पे खड़ा कर दिया। आपको लगता है हिमाचल का नंबर आएगा? आप हिमाचल के हो सकते हैं, आपका दिल बहुत प्रिय होगा। हिमाचल में आपने देखा पहाड़ों पे टेरेस फार्मिंग करके थोड़ा धान की रोपाई हो गई, ये थोड़ी रिकॉर्ड होल्डिंग में पहुंच जाएगा हिमाचल। ना ना ऐसा ना करना बेटा, क्लियर? डन? सर ज्योग्राफी के नोट्स हिंदी माध्यम में प्रोवाइड करें बेटा प्लीज। अमन भैया चेक करो, सब कुछ प्रोवाइडेड है। सभी लोग लिखो यहाँ पर, टॉप है ये उत्पादकता में। डन हो गया? धान के बारे में बता सकते हो? आज हमने क्या किया, इन सबका एक एक शीट बनाऊंगा अगली क्लास में। कल सभी लोगों के लिए छुट्टी है, ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईद मुबारक सभी लोगों को। मेरे ख्याल से सऊदी अरब में तो आज ईद मनाई जा रही है, सऊदी अरब में और जो हमारा फारस की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ में आज ईद है, भारत में कल ईद है, तो ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले जो बताया आपको ये चीज अब याद करना, क्या चीज कहां पर होगी, क्या इससे हमें, और हरित क्रांति के बारे में पता चला आपको, क्या आप इससे अब पता कर सकते हो कौन से मौसम में कैसी होगी, अंदाजा लगा सकते हो? अगर उसमें विकल्प आया कि इसमें तापमान इतना होगा, लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? अभी शुरू किया है, बाकी फसलों को भी करने वाला हूं, और फर्टिगेशन चर्चा के लिए इरिगेशन भी कराऊंगा, चिंता ना करो, वो भी कराऊंगा। बट ये छोड़ के पहले मेरा फर्टिगेशन पढ़ाओ, क्योंकि मैंने कभी कोई मेंस दिया होगा, उन्हीं लोगों से बताना चाहता हूं। किसी ने यही कहा था कि मैंने मेंस दिया, स्टेट का दिया सर, यूपीएससी का कभी मेंस नहीं दिया सर। हिंदी माध्यम वालों को 250 साल लग जाएंगे अंग्रेजी के बराबर पहुंचने में। तो ऐसे वाले लोगों की मेरे दिल में कोई भी कदर नहीं है जो ये कहते हैं कि हिंदी माध्यम को 150 साल लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने एक स्टेट का मेंस दिया था बेटा, स्टेट का मेंस नहीं दिया था, स्टेट का प्रीलिम्स पास किया था, मेंस की तो है ही नहीं। फर्टिगेशन न पढ़ाओ तो ये जितने भी लोग हैं, जो लोग इस तरह से हिंदी का भी, अपनी मातृभाषा का भी अपमान करते हैं और कहानी सुनाते हैं, वो सब मास्टर लग जाना जहां लगना है। फर्टिगेशन का मुझे मत सिखाना। पहली बात, ये सारी चीजें जितना ज्यादा हम सीख जाएंगे, जितना ज्यादा सीख जाएंगे उतना ज्यादा बड़ी चीजों को हम करते चले जाएंगे। यहाँ तक क्लियर? फसल के मौसम भी क्लियर हुए सभी लोगों को? डेटा जानकारी अभी कृषि शुरू किया है, अभी क्लास फ्राइडे को होगी। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो आपको मटेरियल में दिया हुआ है वो जरूर करें। हिंदी में भी दिया मटेरियल, इंग्लिश में भी दिया। आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक, खूब मजे से परिवार के साथ ईद एंजॉय करें।